चलिए बेटा सब फोकस करेंगे अब। एक टॉपिक हमने स्टार्ट करा था जिसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, जिसमें हमने सेक्शन नंबर 28 देखा था। कौन सा सेक्शन था? चार्जिंग सेक्शन। कितने आइटम्स थे? 11 आइटम्स थे जो कहाँ टैक्सेबल होने वाले थे? पीजीबीपी के अंदर। अभी मैं आपके सामने नाम लूंगा, आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ सेक्शन नंबर 28। इसके बाद बेटा हमने एक सेक्शन पढ़ा, सेक्शन नंबर 29, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। आपको पता है हम पीजीबीपी क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम पीजीबीपी कंप्यूट कर पाए। हम पीजीबीपी पढ़ रहे हैं ताकि हम पीजीबीपी को क्या कर पाए यार? कैलकुलेट। और कौन सा सेक्शन हमें ऐसा बता रहा है? सेक्शन नंबर 29। लेकिन जब हमने उसके अंदर जाके देखा तो उसमें लिखा था अगर आपको पीजीबीपी कंप्यूट करना है तो आप आगे के सेक्शन फॉलो कर लीजिए, पीजीबीपी अपने आप कंप्यूट हो जाएगा। तो यार फिर अपन सेक्शन नंबर 29 से आगे बढ़े थे। सेक्शन नंबर 30 में नाम आपको बताना पड़ेगा मुझे। सेक्शन नंबर 30 रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। सेक्शन नंबर 30 रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। चार खर्चे रिलेटिंग टू वन एसेट दैट इज बिल्डिंग। इस बिल्डिंग से रिलेटेड बेटा चार खर्चे कौन-कौन से? किराया, टैक्सेस, रिपेयर और इंश्योरेंस। अच्छा रिपेयर एक टाइप का होगा या दो टाइप के होंगे सर? दो। सर एक तो होगा रेवेन्यू रिपेयर, दूसरा क्या होगा? कैपिटल रिपेयर। अच्छा आप मुझे बताइए, आपको पता है सिर्फ एक जगह खास था, वो रेंट वाले केस में। रेंट का डिडक्शन टेनेंट को तो मिलेगा, लेकिन क्या कभी भी ओनर को मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा। अगर आप इनकम टैक्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर मार्स अपनी ही फर्म को रेंट पे कर रहे हैं या फिर उनकी फर्म मिस्टर मार्स को रेंट पे कर रही है, तो बेटा ये सब ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स में चलने नहीं वाले, क्योंकि यहाँ पर तो किसको देखा जाएगा? मिस्टर मार्स को। क्लियर है मेरी बात? तो कभी भी बेटा ओनर कभी भी खुद को रेंट पे नहीं कर सकता, लेकिन आपको पता है कौन तो कर सकता है बेटा? टेनेंट। जैसे मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी आप लोगों ने किराए पे ली, तो क्या आप लोग रेंट पे कर सकते हो? यस। अगर बेटा आप लोग का बिजनेस है तो क्या आपको अपना पीडीपीपी कैलकुलेट करते टाइम उस रेंट का डिडक्शन मिलना चाहिए? यस सर, मिल जाएगा। क्लियर है आपको इतनी बात? अच्छा रेंट के अलावा क्या था? रेट एंड टैक्सेस मिल जाएगा बेटा। अगर आपने पे करा तो आपको मिल जाएगा, मैंने पे करा तो मुझे मिल जाएगा। इसका बड़ा सिंपल आंसर होता है कि डिडक्शन किसको मिलने वाला है बेटा? नहीं, डिडक्शन किसको मिलने वाला है? बड़ा सिंपल आंसर होता है, जिसकी पॉकेट से खर्चा होता है ना, डिडक्शन भी किसको ही मिलता है? उसको। क्लियर है मेरी बात बेटा? अगर आपकी पॉकेट से प्रॉपर्टी टैक्स गया तो डिडक्शन किसे मिलेगा? आपको। अगर मेरी पॉकेट से गया तो किसे मिल जाएगा सर? मुझे। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा रेंट, रेट एंड टैक्सेस के बाद क्या था? रिपेयर एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की बात बताइए, क्या इंश्योरेंस का डिडक्शन मिल जाएगा? यस। अच्छा रिपेयर में दो टाइप के होते थे, रेवेन्यू और कैपिटल। कौन से वाले का डिडक्शन मिलेगा? रेवेन्यू रिपेयर। कौन से वाले पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? कैपिटल रिपेयर। व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? कल एक बच्चे ने आंसर करा था, डिफरेंस बताइए मुझे। सर डिडक्शन इज अ वन टाइम एक्सपेंडिचर बट डेप्रिसिएशन इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंडिचर। अरे यस और नो? सर डिडक्शन आज के आज मिलेगा, डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है सर? अगर सही मायने में देखें तो सर दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बेटा बीइंग सीए स्टूडेंट हम तो क्या देखते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है? आज किसमें ज्यादा फायदा है बेटा? डिडक्शन क्लेम करने में। क्लियर है आपको मेरी बात? अच्छा सेक्शन नंबर 30 के बाद आपने एक और फर्जी सेक्शन देखा था, सेक्शन नंबर 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। कितने खर्चे थे बच्चे? दो खर्चे, रिपेयर, इंश्योरेंस। कितने असेट थे? दो असेट, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। अच्छा रिपेयर में सेम वही चीज, रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू है तो क्या मिल जाएगा बेटा? डिडक्शन। और कैपिटल है तो क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन। और इंश्योरेंस अगर होगा तो इंश्योरेंस का भी डिडक्शन मिल जाएगा क्या? यस सर, इंश्योरेंस का भी क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। इतनी बात सबको क्लियर थी? एक मैं आपके सामने एक केस बना के दे रहा हूं, आप मुझे बताइए जो रेंट में पे कर रहा हूं ना, वो रेंट में इसलिए पे कर रहा हूं ताकि मैं अपने घर में रह पाऊं। मतलब मैं अपने घर का रेंट पे कर रहा हूं जो कि बिजनेस प्रोफेशन से कहीं भी रिलेटेड नहीं है, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं सर। किसका डिडक्शन मिलेगा? सर जब आप ऑफिस का रेंट पे करोगे ना, जब फैक्ट्री का रेंट पे करोगे, या फिर सर जब आप ऐसी चीज का रेंट पे करोगे जो कि आप कहां यूज कर रहे हो? बिजनेस प्रोफेशन में, तो उसका आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। क्या आपको ये बात क्लियर है? बेटा ध्यान से सुनना, आज के बाद मैं आपको बताऊंगा नहीं कि बिजनेस प्रोफेशन नेसेसरी है। मैंने तो आपको क्या बताया? मैं बताऊं या ना बताऊं, पीडीपीपी में कोई भी खर्चे का डिडक्शन जब ही मिलने वाला है जब वो किससे रिलेटेड होगा बेटा? बिजनेस प्रोफेशन। सबको क्लियर है इतनी चीज? चलिए अब एक काम करते हैं, अपन पीडीपीपी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन। अभी कल ही अपनी बात हुई थी बेटा रेवेन्यू रिपेयर और कैपिटल रिपेयर। कौन से पे डिडक्शन मिल रहा था? रेवेन्यू। और कौन से पे डेप्रिसिएशन मिल रहा था? कैपिटल। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन। और बेटा मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन आपको शायद ऑलरेडी आता होगा, आपने कहां पढ़ रखा है डेप्रिसिएशन? अकाउंट्स के अंदर। मैं आपको बता दूं जो डेप्रिसिएशन आपने अकाउंट्स में पढ़ा है बेटा, जाए भाड़ में। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ जो डेप्रिसिएशन है उसमें आपको सिर्फ इतना डेप्रिसिएशन का बस आपको नाम पता है कि वियर एंड टियर की वजह से लग रहा है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता डेप्रिसिएशन में। और मैं आपको बता दूं ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट भी सेक्शन है और सबसे टेक्निकल भी सेक्शन है। इस सेक्शन नंबर 32 को पढ़ने में अपन को कम से कम 6 से 7 दिन लगेंगे।
तो सब लोग फोकस करेंगे बेटा, अगर आपने ग्रिप तोड़ दी तो आपको दिक्कत आएगी। सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन, क्या अपन स्टार्ट कर सकते हैं? चलिए अब मैं आपको बता दूं, दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो तो बेटा सेक्शन नंबर 32 बोलता है दो कंडीशन है। पहली चीज तो आप असेट के क्या होना चाहिए? ओनर। फर्स्ट यू मस्ट बी ओनर ऑफ द असेट। अच्छा आपको मजा आएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं जो डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा है इसमें उसको सेट असाइड कर दिया, ये अपना खुद का नया तरीके से कैलकुलेट करना भी सिखाएगा, नई नई चीजें बताएगा आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? और आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और इनकम टैक्स पढ़ने की यही तो खूबसूरती है, आपको कुछ आता नहीं है उसमें, जो पढ़ोगे वो यही पढ़ोगे। सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन। तो बेटा डेप्रिसिएशन क्लेम करने की दो कंडीशन, असेट मस्ट बी यूज, सॉरी मैंने आपको अभी एक ही कंडीशन बताई कि आप क्या होना चाहिए यार? ओनर ऑफ असेट। एक चीज बताओ ना ईमानदारी से, एपीटी के सामने एक BMW की कार खड़ी है, वो कार चलो मेरी है, वो कार किसकी है बेटा? मेरी। अबे नालायक को ध्यान से सुनो तो, आपको पता है एपीटी अपना पीडीपी कंप्यूट कर रही है, और एपीटी मेरी कार की जो कि मिस्टर मास की कार है, जो कि मिस्टर मास यूज कर रहे हैं, उसका एपीटी डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले, क्या सरकार के साथ सही हो रहा है? नहीं। आप समझ रहे हैं ना बेटा? ऐसे तो रास्ते चलते सबके एसेट का हम क्या क्लेम कर लेंगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो कि है आप क्या होना चाहिए? ओनर। क्या एक लॉजिकल कंडीशन है? यस सर। डेप्रिसिएशन आपको अपने एसेट का मिलना चाहिए, अरे हाँ या ना? सेकंड कंडीशन देखिए बेटा, सेकंड कंडीशन तो बिल्कुल फर्जी है, असेट मस्ट बी यूज्ड इन बिजनेस प्रोफेशन। मैंने आपको बताया था, बोलूं या नहीं बोलूं, एक कंडीशन तो आपके पास हमेशा रहने वाली है कि कौन से किससे रिलेटेड होना चाहिए बेटा? बिजनेस प्रोफेशन। एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, देखना मजे आएंगे आपको। एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं बेटा, मान लीजिए एक कार है जो कि मिसेस मास सब्जी लाने के लिए यूज कर रही है, क्या उस कार का डेप्रिसिएशन आपको यहां पर मिलेगा इनकम टैक्स के अंदर? नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, एक और दूसरी कार है जिसको पता है मिस्टर मास यूज कर रहे हैं ऑफिस के आने जाने के लिए, क्या ये वाली कार बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रही है? यस सर। क्या मिस्टर मास जब अपना पीडीपी कंप्यूट करेंगे, क्या उनको इस वाली कार का डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? यस सर, दिस कार इज बीइंग यूज्ड इन बिजनेस प्रोफेशन, तो इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लेकिन कौन सी वाली का नहीं मिलेगा सर? पर्सनल वाले का। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा एक चीज बताइएगा ईमानदारी से, जब हमारे पास कार होती है तो हम सिर्फ उसे बिजनेस में यूज करते हैं या बिजनेस में भी यूज करते हैं और ससुराल आने जाने में भी यूज करते हैं अपन? आप मुझे नहीं ईमानदारी से बताइए, मतलब आप मुझे ये बता दीजिए, क्या हम सिर्फ ऑफिशियल यूज में, क्या सिर्फ हम ऑफिशियल यूज करते हैं या पर्सनल भी करते होंगे, या हम तो मिक्स करते हैं? मिक्स ही करते हैं यार, यस और नो? बेटा सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना, कुछ जो केसेस आपके सामने बताऊंगा ना, ये केसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बेटा नॉर्मली एक असेट जो होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए एक कार है, क्या सिर्फ मैं उसको ऑफिस आने जाने के लिए यूज करूंगा या सब्जी भी मतलब सब्जी भी ला सकता हूं और पर्सनल पर्पस के लिए भी उसको यूज कर सकता हूं यार, यस और नो? तो बेटा एक कार है, ये जो कार है ना बेटा, ये कार मान लीजिए इस कार पे टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है, टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है बेटा 10 लाख, और ये कार है ना 60% यूज हो रही है बिजनेस पर्पस में और 40% यूज हो रही है पर्सनल पर्पस में। बेटा मैं आपको बता दूं, आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में शायद आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए, बेटा मैं तो आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। असेसिंग ऑफिसर क्लेम करता है कि यार आपकी कार है ना 60% बिजनेस में यूज हो रही है और 40% कहां यूज हो रही है बेटा? पर्सनल पर्पस। और रियल लाइफ में मैं आपको मतलब रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ होती है, और एग्जाम वाली लाइफ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहां पर आप कैलकुलेट से अंदाजा नहीं लगा सकते बेटा, एग्जाम में उसको लिख के देना पड़ेगा कि आपका असेट कितना कहां यूज हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो आपको क्लियर कट लिख के देगा कि 60% बिजनेस में यूज हो रहा है और 40% कहां यूज हो रहा है? पर्सनल। और बेटा अगर उसने बता दिया 60% बिजनेस है तो आप अज्यूम कर लेना 40% क्या होगा? पर्सनल, या वाइस वर्सा। क्लियर है मेरी बात? तो आप मुझे एक चीज बताइए, इस कार का टोटल डेप्रिसिएशन 10 लाख है, लेकिन कितना मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए सर? 10 लाख का 60% मतलब कितना मिलना चाहिए? 6 लाख रुपए। क्या ये बात लॉजिकली क्लियर है? अरे यस और नो? मतलब मैं आपको पता है क्या केस बताना चाह रहा हूं बेटा, एक असेट है जो बिजनेस में भी यूज हो रहा है और पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है, परसेंटेज गिवन है आपके पास। अरे सुनो काम की बात, एक असेट है बेटा कार जो कि टोटल डेप्रिसिएशन 10 लाख का है, 60% बिजनेस में यूज हो रहा है, तो 60% आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। 40% नहीं मिलने की वजह क्या है? दिस इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। क्लियर है आपको ये चीज? सेकंड चीज बेटा, ये जो कार है ना इसके दो मालिक हैं, आप लोगों ने बोला इसीलिए लिखा है मैंने, मिस्टर एंड मिसेस मास। और बेटा ये जो ओनर है ना 50-50% के ओनर हैं। अबे नालायको, इधर फोकस करो यार प्लीज। ये जो कार है इसके दो ओनर है बेटा, मिस्टर मास एंड मिसेस मास।
अब मुझे एक चीज बताइएगा, यहां पर मैं पीडीपीपी कैलकुलेट, बेटा आप पीडीपीपी कैलकुलेट कर रहे हो मिस्टर मास का, तो आप मुझे बताओ मिस्टर मास को 10 लाख में से कितना डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, जितने के वो ओनर है, कितने के ओनर है बेटा 50%, मतलब सर 10 लाख का कितना मिलना चाहिए 50%, कितना मिल जाएगा 5 लाख रुपए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, आपको क्लियर हो रही है चीजें। तो बेटा सेक्शन नंबर 32 में अभी तक मैंने आपको बताया, जो केसेस बताया ना, ये केसेस आपके बहुत काम के, लेकिन मैंने आपको ये सब पढ़ाया अभी कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया तो सिर्फ इतना है। सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन क्लेम करने की दो कंडीशन कौन कौन सी है बेटा, फर्स्ट यू मस्ट बी ओनर ऑफ दैट एसेट एंड दैट एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर बिजनेस प्रोफेशन। इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नीचे लिखे, एक बार अपन पढ़ लेते हैं इन पॉइंट्स को। जल्दी से एक एक पॉइंट पढ़िए आप लोग। फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़िए, फिर मुझे बताइएगा इसमें क्या लिखा है। सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे, जो मैं आपसे बोलूंगा सिर्फ उतना करना यार। क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन इज अलाउड इवन इफ असेसी इज बेनिफिशियल ओनर। सब लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने आपको पता है एक टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, वो आरओआर वाला रिटर्न फाइलिंग। वहां पर मैंने आपको दो टर्मिनोलॉजी बताई थी, बेनिफिशियल ओनर, मतलब बताई नहीं थी, आपको होमवर्क दिया था, बेनिफिशियल ओनर वर्सेस बेनिफिशियरी। सब लोग फोकस के साथ सुन लेना, एक ही बार बताऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो यार एक ही बार बताऊंगा बस। बेटा बेनिफिशियल ओनर, अच्छा एक और ओनर होता है पता है, एक होता है रियल ओनर, या फिर जिसको अपन ओनर ही बोलते हैं। आपको पता है रियल ओनर मतलब कौन होता है, जिसके नाम पे एसेट रजिस्टर्ड है। अरे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी मिस्टर मास के नाम पे, तो मिस्टर मास इसके क्या ओनर है, यस और नो, तो ये मैं इसका क्या हो जाऊंगा, ओनर, या फिर आप क्या भी बोल सकते हैं रियल ओनर। बेटा बेनिफिशियल ओनर पता है क्या होता है, यहां पर पता है ऑन पेपर्स तो ओनर आपको मैं देख रहा हूं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो पैसा दिया था ना, वो मेरे पापा ने दिया था। ध्यान से सुनना मेरी बात, इस प्रॉपर्टी का ऑन पेपर्स ओनर कौन दिख रहा है सर, मिस्टर मास, लेकिन इस प्रॉपर्टी का रियल ओनर पता है कौन है, जिसने पैसा दिया था, कौन थे यार, मान लीजिए मेरे पापा थे। तो बेनिफिशियल ओनर पता है कौन होते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात, जिसकी पॉकेट से पैसा जाए, जो कि सही में उसका ओनर है, ऑन पेपर कुछ भी हो सकता है बेटा, जो कि सही में उसका ओनर है, उसको आप क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल ओनर। और सेकंड चीज बेटा बेनिफिशियरी, मैं आपको बता दूं, बेनिफिशियरी मतलब वो पर्सन होता है जिसको उस असेट से बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए यार मेरे पापा को मुझे ना एक एक्टिवा दिलानी थी, और मैं 18 साल से छोटा हूं, तो मुझे मेरे पापा एक्टिवा नहीं दिला पा रहे थे, अपने नाम पर रजिस्टर्ड नहीं करवा पा रहे थे। तो मान लीजिए उन्होंने पता है एक्टिवा किसके नाम पर रजिस्टर करवा ली, खुद के, लेकिन आप मुझे बताइए क्या वो मेरे बेनिफिट के लिए है, अरे यस और नो, तो आपको पता है मैं उसका क्या हूं बच्चे, बेनिफिशियरी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, बेनिफिशियल ओनर मतलब कौन होगा, वो पर्सन जो कि उसका सही में मालिक है बेटा, जिसने उसमें सही में क्या दिया हो, पैसा दिया हो। और बेनिफिशियरी मतलब कौन होगा, मालिक कोई भी हो, भाड़ में जाए, जिसको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, वो कौन हो जाएगा बेटा, बेनिफिशियरी। आपको पता है ये हमने कहां पढ़ा था, हमने सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 किस किस को रिटर्न फाइल करना है में पढ़ा था, कि अगर कोई रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, मतलब कौन होता है, पक्का रेसिडेंट। अगर पक्का रेसिडेंट है तो चाहे आप बेनिफिशियल ओनर हो, चाहे आप बेनिफिशियरी हो, किस चीज के बेनिफिशियरी, असेट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो आपको क्या फाइल करना पड़ता है, इनकम टैक्स का रिटर्न। और आज पता है आप सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि जरूरी नहीं है आप रियल ओनर हो, अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो ना, तो भी आपको क्या मिल सकता है, डेप्रिसिएशन। क्योंकि अभी बच्चे सब लोग फोकस करेंगे, प्लीज इधर फोकस करेंगे सब लोग। सेक्शन नंबर 32 में आपने दो कंडीशन क्या देखी, आप क्या होना चाहिए बेटा, ओनर, और सेकंड कंडीशन क्या देखी, असेट कहां यूज होना चाहिए, बिजनेस प्रोफेशन, ये आपने देखा। अब मैं आपको बताऊं, वहां पर ओनर मतलब रियल ओनर तो चलेगा क्या, वहां पर बेनिफिशियल ओनर भी चल सकता है, यस सर, मतलब असेट के पैसे अगर आपकी पॉकेट से गए तो आपको उसका डेप्रिसिएशन मिल सकता है। क्या आपको मेरी बात क्लियर है बेटा, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ रहे हो आप बेटा, बेनिफिशियरी को नहीं मिलेगा, ओनर नहीं है ना वो। अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा, सेकंड चीज, एक टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं बेटा अकाउंट्स में, हायर परचेज, सब लोग फोकस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चे अपन हायर परचेज। आप मुझे बताइए हायर परचेज में आप ओनर आज हो या ओनर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे बनने वाले हो, सर वी विल बिकम ओनर ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ऐसे ही है ना यार। तो आप मुझे बताइए ना, क्या हायर परचेज पे आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए आज, कायदे से नहीं मिलना चाहिए यार, क्योंकि वी आर नॉट ओनर ऑफ दैट एसेट, यस और नो। लेकिन बेटा सेक्शन नंबर 32 बोलता है कि अगर आप हायर परचेज में एसेट ले रहे हो ना, तो आपको डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग से मिल जाएगा, आपको लास्ट तक रुकने की जरूरत नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात, सेक्शन नंबर 32 में क्या बोला, आप वैसे तो क्या होना चाहिए, ओनर, लेकिन पहली चीज हमने क्या देखी कि यार ओनर नहीं है, क्या बेनिफिशियल ओनर है, चल जाएगा, यस सर चल जाएगा। और सेकंड चीज क्या देखी, अगर आप हायर परचेज पे एसेट ले रहे हो तो कायदे में डेप्रिसिएशन कब से मिलना चाहिए, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लेकिन बेटा सेक्शन नंबर 32 बोलता है आपको डेप्रिसिएशन कब से मिल सकता है यार, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से।
पढ़ेंगे आप अपन आज हायर परचेज में, शायद अपन डेप्रिसिएशन मतलब एंट्रीज पढ़े तो आएगा आज अपने सामने डेप्रिसिएशन। आपको इतनी बात क्लियर है? अच्छा सुनिए एक और चीज, ये बेटा कुछ स्पेशल केसेस है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और अभी सिर्फ आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, अपन याद तो सब कर लेंगे। दो केस अपन ने कौन कौन से पढ़े, पहला केस सब लोग देख लीजिए अच्छे से कि आपको ये वाला क्लियर है कि अगर आप ओनर नहीं हो बेनिफिशियल ओनर हो तो भी आपको क्या मिल सकता है यार, डेप्रिसिएशन। और सेकंड पॉइंट अपन ने कौन सा पढ़ा है, इन केस ऑफ हायर परचेज असेसी विल बी अलाउड डेप्रिसिएशन फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से आपको क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन। कायदे से नहीं मिलना चाहिए था, इसीलिए तो स्पेशल पढ़ रहे हैं अपन, इसीलिए तो बेटा क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कायदे से नहीं मिलना चाहिए था लेकिन मिल जाएगा। तीसरी चीज ये पॉइंट नंबर 4 देखिए और पढ़ के मुझे समझाइए क्या लिखा है जल्दी से। क्या लिखा है बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन असेट पार्टली ओन्ड। अभी अपन ने डिस्कस करा था मिस्टर मास एंड मिसेस मास 50-50%, तो कितना डेप्रिसिएशन मिलने वाला था सर, 50%। क्लियर है आपको पॉइंट नंबर 4 कि अगर मैं 50% ओनर हूं तो मुझे मेरे हिस्से का डेप्रिसिएशन मिलेगा। फिफ्थ चीज देखिए, नहीं फिफ्थ मत देखिए, एक काम करिए सेकंड वाला पॉइंट देखिएगा जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं। इन केस ऑफ लीज, व्हाट इज लीज पढ़ा है आपने, किराया तो रेंट होता है। अगर मैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म में जाऊं तो रेंट जैसा ही होता है, एग्जैक्टली लाइक बिल्कुल सिमिलर लाइक रेंट होता है। अच्छा रेंट जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है और लीज शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। इट कैन बी शॉर्ट टर्म, इट कैन बी लॉन्ग टर्म। और किराया भी ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म ही होता है बेटा, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एपीटी के पीछे क्यों पड़ जाते हो। इन केस ऑफ लीज, अच्छा लीज के केस में पता है, लीज के केस में आपको पता है कुछ पार्टी होती है, एक लेसर होता है, पढ़ा है क्या कहीं, पढ़ा है आपने लेसर लेसी और वो सबने पढ़ा है ऐसा। तो देखिए लिखा क्या है, कहां पढ़ा वैसे आप लोगों ने, अच्छा 11th में पढ़ा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पढ़ा तो आप सीए इंटर लेवल पे पढ़ोगे एडवांस अकाउंट के अंदर लीजेस, ठीक है, एडवांस अकाउंट में आप पढ़ोगे लीजेस, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आज तक आपने जो पढ़ा है ना वो काम आपके उतना आएगा नहीं जितना आप अब जो पढ़ोगे वो आएगा। इन केस ऑफ लीज डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू लेसर। लेसर कौन होता है यार, जो कि कौन है, ऑनर। क्या लिखा है, इन केस ऑफ लीज डेप्रिसिएशन किसको मिलने वाला है, ऑनर को। 1 मिनट में ना इसको हटा रहा हूं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट हटा रहा हूं 2 मिनट के लिए। अब सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा, सब लोग बेटा प्लीज फोकस करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ अभी अपन ने पॉइंट डिस्कस करें उनको छोड़ो। सेक्शन नंबर 30 का नाम बताओ आप तो, रेंट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। सेक्शन नंबर 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। सेक्शन नंबर 32 सेक्शन 28 कितने टाइप के बिजनेस होंगे, कितने टाइप के बिजनेस होंगे, 3, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल बिजनेस जो दुनिया का होता है यार, स्पेसिफाइड मतलब कुछ खास बिजनेस जो अपन आगे पढ़ेंगे, और स्पेकुलेटिव मतलब कौन से बिजनेस जहां पर डिलीवरी ना हो, इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन शेयर मार्केट। क्लियर है आपको इतनी चीज। अच्छा इसके बाद हमने सेक्शन नंबर 32 में क्या देखा, इफ यू वांट टू क्लेम डेप्रिसिएशन यू हैव टू सेटिस्फाई 2 कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, आप ओनर होना चाहिए एंड आपका असेट बिजनेस प्रोफेशन में यूज होना चाहिए। क्लियर है आपको। फिर हमने बेटा कुछ खास पॉइंट देखे, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड में हमने क्या देखा कि लीज के केस में डेप्रिसिएशन किसको मिल जाएगा, लेसर को। सर हायर परचेज के केस में डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग से मिल जाएगा, कायदे में नहीं मिलना चाहिए था लेकिन मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, हायर परचेज के केस में आपको डेप्रिसिएशन कब से मिल जाएगा बेटा, स्टार्टिंग से। अच्छा अगर किसी एसेट का मैं 50% ओनर हूं तो मुझे डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 50%। अच्छा अगर कोई एसेट मेरा 40% बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा है तो मुझे कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, 40%। सबको क्लियर ये चीज। अच्छा मुझे बताइए, आपने अब भी बोला सेक्शन नंबर 32 में ओनर होना जरूरी है, लेकिन क्या बेनिफिशियल ओनर से भी काम चल सकता है? यस सर, बेनिफिशियल ओनर कैन आल्सो क्लेम डेप्रिसिएशन। लेकिन बेटा अगर आप कर रहे हो तो, अगर आप कर रहे हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर आप समझ रहे हो ना, मिलेगा किसको यार, किसी ना किसी एक को। अगर रियल ओनर नहीं, मतलब अगर बेनिफिशियल ओनर कर रहे हैं तो कौन नहीं कर पाएगा बच्चे, रियल ओनर। क्लियर है आपको मेरी बात, समझ रहे हैं ना? अच्छा सेकंड चीज, मिस्टर मास 50% डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे थे, क्या मिसेस मास भी 50% कर सकती हैं? यस सर, वो उनका हिस्सा है, वो कर सकती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अरे यस और नो? अब बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, और अब अपन पढ़ेंगे बेहतरीन चीज जो आपको है ना पूरे अकाउंट से डाइवर्ट कर देगी। सब लोग ध्यान से सुनना, अकाउंट्स में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, रेडी टू यूज।
व्हाट इज रेडी टू यूज? जल्दी से मुझे पार्टिसिपेट करके बताएंगे बेटा, आपकी इज्जत आपके हवाले। रेडी टू यूज, व्हाट डज रेडी टू यूज मींस? बेटा सामान की बात तो नहीं हो रही यहाँ पर, असेट की बात हो रही है, क्योंकि वी आर अपन सेक्शन 32 में पढ़ने वाले रेडी टू यूज। प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा बेटा, बहुत काम की चीजें अब अपन पढ़ने वाले सेक्शन नंबर 32 रेडी टू यूज। क्या होता है रेडी टू यूज? सर एपीटी की नई बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग बन के तैयार है, अरे अभी यूज नहीं करिए, बिल्डिंग बनकर तैयार है। सर यूज करी है या नहीं करी है ये अभी नहीं पता, लेकिन बिल्डिंग बनकर तैयार है, उसको क्या बोलते हैं? रेडी टू यूज। अच्छा सेकंड एक और चीज होती है पुट टू यूज। सर एपीटी की बिल्डिंग बन भी चुकी है और बच्चे आने भी लगे और कोचिंग स्टार्ट भी हो चुकी है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? पुट टू यूज। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या यूज करने के लिए पहले तैयार होना पड़ेगा? तो बेटा रेडी टू यूज हमेशा क्या होगा? पहले, मतलब रेडी टू यूज हमेशा पहले होगा, पुट टू यूज हमेशा कब होगा? नहीं बेटा, पुट टू यूज हमेशा बाद में नहीं होगा, सेम डेट पे भी हो सकता है। अरे जिस दिन असेट रेडी टू यूज है, क्या उसी दिन आप उसे पुट टू यूज भी कर सकते हो? यस सर। लेकिन एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं बेटा, मान लीजिए एपीटी की बिल्डिंग बनके तैयार हो गई थी 10th ऑफ फेब को, 10th फेब 2023 को एपीटी की बिल्डिंग बनकर तैयार खड़ी है, उसको क्या बोलते हो आप? रेडी टू यूज। एग्री? बेटा बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपके जज्बात बदलने वाले हैं अब डेप्रिसिएशन में। इधर ध्यान से सुन लेना, सेक्शन नंबर 32 मैंने आपसे क्या बोला? रेडी टू यूज मतलब क्या? सर 10th फेब को बिल्डिंग बनकर तैयार खड़ी है, एसेट बनके तैयार खड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? रेडी टू यूज। आपको पता है एपीटी बेटा पहले प्रमोशन करेगी, पहले अपना प्रमोशन करेगी, इनॉग्रेशन करवाएंगे बिल्डिंग का 2 महीने बाद, और उसके बाद हम उस बिल्डिंग को यूज करेंगे। तो आप मुझे बताइए, रेडी टू यूज तो 10th फेब को है, लेकिन क्या पुट टू यूज आगे होने वाला है? यस सर, 2 महीने बाद क्या होने वाला है? पुट टू यूज। अब बच्चे ध्यान से सुनना, हम ये दो टर्मिनोलॉजीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और आज के बाद आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बिना पढ़े आपको ध्यान रखनी है कि क्यों हम ये दो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहे थे। बेटा अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स, अच्छा मैं अकाउंट्स में भी पढ़ाता हूं, लेकिन अकाउंट ठीक है यार, घटिया सब्जेक्ट है। इधर ध्यान से सुनिएगा, जो अकाउंट्स है ना अपना, अकाउंट्स बोलता है कि आपको पता है डेप्रिसिएशन कब से मिलना स्टार्ट होगा? रेडी टू यूज से। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, अकाउंट्स क्या बोलता है आपको? ये चीज आपको, अकाउंट्स वाली चीज आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अकाउंट्स क्या बोलता है बेटा? आपको डेप्रिसिएशन कब से मिलना स्टार्ट होगा? सर रेडी टू यूज। इनकम टैक्स बोलता है आपको डेप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट होगा पुट टू यूज। मतलब एज पर आईटी क्या होने वाला है? पुट टू यूज। एज पर अकाउंट्स आपका क्या होने वाला है? रेडी टू यूज। सेकंड चीज, आप पता है जब आप एक असेट खरीदते हो, मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ रुपए की, एक सेकंड, बिल्डिंग क्या, मान लीजिए एक मशीन आपने खरीदी है 1 करोड़ रुपए की। आपको पता है वो बिल्डिंग को मुझे खरीद के लेके आना था, वो मतलब मशीन को, असेट को खरीद के लेके आना था, बिल्डिंग को कैसे लेके आता? तो एक मशीन आपने खरीदी 1 करोड़ रुपए की, आपने इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इनकर करे, मान लीजिए 10 लाख। बताओ बिल्डिंग मशीन कितने की मानोगे? कितने की मानोगे सर? 1 करोड़ 10 लाख। आपने इसका इंश्योरेंस करवाया, रस्ते में आपने इंश्योरेंस करवाया 5 लाख रुपए, कितने का मानोगे? 1 करोड़ 15 लाख। बेटा आप पता है खर्चों को कैपिटलाइज कर रहे हो, यू आर कैपिटलाइजिंग ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू दैट एसेट, यस और नो? एक सेकंड बेटा, कब तक के खर्चे कैपिटलाइज करते हो? सर रेडी टू यूज तक के खर्चे क्या होते हैं? कैपिटलाइज। इनकम टैक्स भी बोलता है कि आपको खर्चों को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, लेकिन इनकम टैक्स रेडी टू यूज की बात ही नहीं करेगा बेटा, इनकम टैक्स विल टॉक अबाउट पुट टू यूज। ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स बोलेगा आपको कहां तक के खर्चे कैपिटलाइज करने पड़ेंगे? पुट टू यूज। अकाउंट्स क्या बोलेगा? रेडी टू यूज। इनकम टैक्स बोलेगा आपको डेप्रिसिएशन कब से मिलना स्टार्ट होगा? पुट टू यूज। मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स एक्चुअल चीजों पे चलता है बेटा, सही में असेट यूज हो रहा है ना, तो ही डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको। तो इनकम टैक्स क्या बोल रहा है बेटा? आपको डेप्रिसिएशन कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा? पुट टू यूज से। लेकिन अकाउंट्स क्या बोल रहा है? आपको डेप्रिसिएशन कब से मिलेगा? रेडी टू यूज। एक बार जल्दी से मुझे स्पेशल पॉइंट में जितने भी पॉइंट पड़े एक बार जल्दी से क्विक रिकैप करवाएंगे आप लोग बिना मेरी हेल्प के, मैं नहीं बता रहा हूं आपको। सेक्शन नंबर 32 में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा जल्दी, और देखता हूं आपकी सेक्शन नंबर 32 में 2 कंडीशन देखी। सबसे पहले कौन कौन सी? सर हम ओनर होना चाहिए और असेट कहां यूज होना चाहिए? बिजनेस प्रोफेशन। फिर बेटा बस मैं आपको हिंट दूंगा, हायर परचेज से रिलेटेड आपने क्या देखा? सर स्टार्टिंग से मिल जाएगा। लीज के केस में आपने क्या देखा? किसको मिल जाएगा? लेसर को। अच्छा सुनना, पीजीबीपी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें डेप्रिसिएशन ना हो। पीजीबीपी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें सेक्शन नंबर 32 हिट नहीं करेगा। आप समझ लीजिए मेरी बात, मतलब जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। और मैं तो आपको बता रहा हूँ बेटा, कम से कम अपन को 6 से 7 दिन लगेंगे, मिनिमम 6 से 7 दिन लगेंगे डेप्रिसिएशन को ओवर करने, मतलब डेप्रिसिएशन को कवर करने में। तो सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन अभी तो अपन ने स्टार्ट ही करा है।
अभी तो कैलकुलेट करना मेथड और पता नहीं ना जाने क्या क्या बातें होंगी, अभी तो सिर्फ अपन बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल बातें। तो लीज के केस में लेसर, हायर परचेज के केस में बिगनिंग। मत देखिए बेटा, आगे आगे अगर देखोगे ना दिक्कत होगी, मत देखा करिए, सिर्फ उतना ही देखिए। हायर परचेज के केस में बिगनिंग, लीज के केस में लेसर। क्या ओनर कंपलसरी है? नहीं, वैसे ओनर कंपलसरी है लेकिन बेनिफिशियल ओनर भी चल जाएगा। अगर आप लोग 50% ओनर है तो आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 50%। अगर असेट 20% बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा है तो आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 20%। क्लियर है इतनी बात? और बेटा अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कब तक मिलता है? रेडी टू यूज। आप तो सीधी सी बात है, एक टर्मिनोलॉजी याद रखना, अकाउंट्स, रेडी टू यूज, इनकम टैक्स, पुट टू यूज। अकाउंट्स क्या होता है बच्चे? रेडी टू यूज। इनकम टैक्स क्या होता है? पुट टू यूज। और रेडी टू यूज और पुट टू यूज आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। व्हाट इज रेडी टू यूज? असेट बन के तैयार है, हमने यूज नहीं करा या करा, हमारी मर्जी, बेटा बन के तैयार है तो क्या हो जाएगा? रेडी टू यूज। क्लियर है आपको? और बेटा जिस दिन आपने यूज कर लिया उस दिन आप क्या बोलोगे? पुट टू यूज। एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, देखिए, लगाइए दिमाग अपना। एक कार आपने खरीदी है शोरूम से, तो मुझे बताओ उसकी, मान लीजिए कार आपने खरीदी है बेटा 18 अगस्त को, तो एक चीज मुझे बताइए, कार आपने 18 अगस्त को खरीदी है, क्वेश्चन क्या पूछने वाला था? हाँ, क्योंकि बेटा ये कार है, इसकी रेडी टू यूज क्या होने वाली है? सर 18 अगस्त को कार खरीद ली, हमारे पास डिलीवरी हो गई है, क्या उस दिन हम यूज कर सकते हैं उसको? यस सर, इट इज रेडीली अवेलेबल फॉर यूज। और बेटा कार आप यूज करके ही तो लेके आते हो, अरे कोई कंधे पे रख के थोड़ी लाओगे, कार आप चला के ही तो लाते हो। तो क्या वो पुट टू यूज भी हो चुकी है? यस सर, वो पुट टू यूज भी हो चुकी है। बेटा कुछ एसेट पता है ऐसे होंगे जिनका रेडी टू यूज और पुट टू यूज क्या होगा? सेम। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और कुछ एसेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका रेडी टू यूज पहले हो जाएगा और पुट टू यूज कब होने वाला होगा? इन फ्यूचर। इतनी बात क्लियर है आपको? सबको क्लियर है इतनी चीज? अच्छा, आप पता है अपन जिस बिल्डिंग के अंदर है, ये जो बिल्डिंग है, एक काम करता हूँ, इसको आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरी पेंटिंग थोड़ी ऐसी है ना, ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, नहीं ड्राइंग। एक बार पता है वो, एक बार मैंने ना घोड़ा बनाया था क्लास में, मेरे आईपैड ने सुसाइड कर ली थी, अगले दिन चलना बंद हो गया था वो किसी दिन। हाँ, मजनू भाई का ही घोड़ा के बनाया था, उसको मैंने नाम दिया था चेतक। क्या तो बनाया था, मतलब भगवान नाराज हो गए थे। ये जो बोतल है ना, इसमें जो डेंट है, ये भी उसी दिन गिरी थी। आईपैड उसी दिन खत्म ही हो गया था, नया आईपैड, 10 दिन पुराना आईपैड, 10 दिन पुराना आईपैड खत्म हो गया। नहीं, भगवान ने भी सोचा ऐसा तो मैंने नहीं बनाया, ये क्या बना दिया इसने। बेटा ये बिल्डिंग है आपके सामने, अरे यार, अरे ठीक है, इधर ध्यान से सुनो बेटा। अपन को क्या है, कंसेप्ट आना चाहिए कि अपन ड्राइंग सीखने आए यहाँ, नहीं। इधर ध्यान से सुनो, कंसेप्ट में मैं आपको एक्सपर्ट बना के जाऊंगा, ड्राइंग में आप बनते रहना खुद ही। इधर बेटा ये एपीटी की बिल्डिंग है, ईमानदारी से बताइएगा क्या ये 100%, मान लीजिए बेटा एपीटी इसकी ओनर है, कायदे में नहीं है, अपन तो अज्यूम कर रहे हैं एपीटी इसका क्या है? ओनर। अब एक चीज बताइएगा मुझे, क्या दिस असेट इज बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस इंटायरली, या फिर इसमें कहीं ना कहीं एक कॉर्नर ऐसा है जहां पर पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है? क्या दिस असेट इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस आल्सो? यस सर। अरे भले ही एक छोटा सा कॉर्नर है, लेकिन बेटा एक कॉर्नर तो ऐसा है जो कि किस लिए यूज हो रहा है? पर्सनल पर्पस। बेटा पहली चीज तो मैं किसी से डरता नहीं हूं, सेकेंड चीज मैं सही में किसी से नहीं डरता हूं। इधर ध्यान से सुनिए, नहीं मैसरा मैम से भी मैं डरता नहीं हूं, मैसरा मैम की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मतलब रिस्पेक्ट तो मैं सबकी करता हूं, मतलब मैसरा मैम से मैं सही में डरता हूं। चलिए इधर ध्यान दीजिए, 5 करोड़ की बेटा एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का 10% एरिया पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है और 90% एरिया किस लिए हो रहा है? बिजनेस पर्पस के लिए। दिस इज बिजनेस। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा प्रोफेशनल है ना, लेकिन एपीटी जो आपको बेच रहा है, दिस इज बिजनेस। बेटा ईमानदारी से, आपको अच्छा लगे बुरा लगे यार, वो बिजनेस है, ठीक है? आपको भले ही आपका ईगो हर्ट हो जाए, लेकिन ठीक है। इवन आपको ये भी पता होगा, मैं भी कोई यहाँ फ्री में आके नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, है ना, करोड़ों रुपए। अरे तो बेटा 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पे मान लीजिए आपका डेप्रिसिएशन, 2 मिनट के लिए अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि अभी अपन को कैलकुलेट करना नहीं आता है, अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट। 50 लाख का आपका डेप्रिसिएशन आया, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एपीटी को कितना परसेंट मिलेगा,
एपीटी को बेटा, एपीटी ये है, ये नहीं है। एपीटी को कितना परसेंट डेप्रिसिएशन मिलेगा? 90%। मतलब सर 50 लाख का 90% दैट कम्स टू 45 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू एपीटी प्राइवेट लिमिटेड। अरे यस और नो? यस सर। क्लियर है आपको ये बात? पक्का? चलिए अब बेटा एक काम की चीज और आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं इस सेशन को कंप्लीट कर रहा हूं। बहुत काम की चीज बता रहा हूं, सब लोग फोकस से सुनिएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। आपके टोटल 4 क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट होने वाले हैं, 4 क्लासेस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, जिसमें पहला होने वाला है आपका फर्नीचर। आप बैठे हो ना, आप जो बैठे हो बेटा वो क्या है? फर्नीचर। एग्री करते हो इससे? बेटा सोफे जैसा कंफर्ट है आपको, और क्या चाहिए? आप जो बैठे हो ये क्या है यार? फर्नीचर। तो बेटा एक क्लास ऑफ इधर बेटा प्लीज सब लोग ध्यान से सुन लेना, मैं क्लास कंप्लीट कर रहा हूं। कितने क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट होने वाले? 4, जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया फर्नीचर। सेकंड बेटा मैं आपको बता दूं, चलो बिल्डिंग। आप पता है मैं जो लिख रहा होता हूं उसके अपोजिट बोल देते हो, मैं चेंज कर देता हूं आपके लिए। सेकंड क्या हो जाएगा बेटा? बिल्डिंग। एक क्या हो गया? फर्नीचर। दूसरा क्या हो जाएगा? बिल्डिंग। अच्छा बिल्डिंग मतलब समझ रही है यार, ये क्या है बेटा? अगर ये आपको बताना पड़े तो आपको फिर यहां नहीं आना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। ये क्या है? बिल्डिंग। इधर इधर ध्यान से सुनना। तीसरी चीज बेटा, आप भले हल्के में ले रहे हो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं पता आपको, अभी मैं बताऊंगा ना बिल्डिंग में क्या क्या आएगा तो आप। तीसरी चीज बेटा प्लांटेड मशीनरी। अच्छा प्लांटेड मशीनरी का मतलब पेड़ पौधे से बिल्कुल भी नहीं है। प्लांटेड मशीनरी का मतलब किससे बेटा? मशीन से। अच्छा ये बताइए क्या ये क्या है? प्लांटेड मशीनरी। ये क्या है? प्लांटेड मशीनरी। ये क्या है? प्लांटेड मशीनरी। बेटा ये जो कैमरा है ये भी क्या है यार? प्लांटेड मशीनरी। पंखा भी क्या है? प्लांटेड मशीनरी। फैन भी क्या है यार? अच्छा पंखा और फैन एक ही हो गया। तो दुनिया में, अरे यार ठीक है ना, ठीक है यार, हो जाता है कभी कभी। अरे फोर्थ बताओ यार। अरे यार आप है ना बड़े नालायक हो यार। फोर्थ क्या है? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब क्या होता है सर? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल। इधर ध्यान से सुन लो नालायक को, अभी आपको कुछ नहीं पता, मैं आपसे क्या बोला हूं? कितने क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट होने वाले हैं? 4। कौन कौन से होने वाले हैं यार? सर फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांटेड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट। एक चीज ध्यान से सुन लो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पता है बेटा जिस फर्नीचर पे आप बैठे हो ये तो फर्नीचर के अंदर आएगा। मैं आपको बताऊं ये इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग आपको दिख रही है ना, ये भी किसके अंदर आने वाली है बच्चे? फर्नीचर के अंदर। बेटा बिल्डिंग के अंदर मैं आपको आज के बाद कभी रिपीट नहीं करूंगा। बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग तो आएगी जिस बिल्डिंग को आप समझते हो। बेटा इसकी जगह अगर कोई कुआं है, आप समझते हो ना, वेल, वो भी किसके अंदर आने वाला है बेटा? बिल्डिंग के अंदर। और कोई मंदिर है, मस्जिद है, वो भी किसके अंदर आने वाले हैं यार? बिल्डिंग के अंदर। इवन बेटा मैं आपको बता दूं कोई रोड वगैरह है ना, तो वो भी किसके अंदर आने वाला है? बिल्डिंग के अंदर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 4 क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट हल्के में नहीं लेना है बेटा, इसके बिना आगे कुछ नहीं हो सकता। पहला तो क्या हो गया सर? फर्नीचर। सेकंड क्या हो गया? बिल्डिंग। अच्छा यहाँ पर प्लांटेड मशीनरी में आपको बता दूं दुनिया में जितनी भी मशीन है वो सब कहां आने वाली है? प्लांटेड मशीनरी के अंदर। और इंटेंजिबल एसेट तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा जैसे कोई एसेट होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, डर नहीं लगता, सॉरी। इंटेंजिबल एसेट। तो अपन एक काम करेंगे, कल अपन कंटिन्यू करेंगे आगे। मतलब आप तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, व्हाट इज रेडी टू यूज एंड व्हाट इज पुट टू यूज। रेडी टू यूज का मतलब है असेट बन के तैयार खड़ा है, चाहे तो यूज कर लो चाहे तो मत करो। मतलब असेट तो बनकर तैयार खड़ा है, दैट मींस असेट इज रेडी टू यूज। कहां पर? बन के तैयार खड़े हो जाने से डेप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हो जाता है बेटा? अकाउंट्स। क्लियर है सबको? मैं आपको बता रहा हूं ये चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। बैठ जाइए तीनों। अच्छा पुट टू यूज। पुट टू यूज क्या होता है एक्चुअली बताएं मुझे? पुट टू यूज क्या होता है बेटा? सर असेट बन के तैयार खड़ा है लेकिन हम उसे 2 महीने बाद यूज कर रहे हैं, तो बेटा पुट टू यूज की डेट क्या 2 महीने बाद आएगी? यस। सबको क्लियर है ये चीज? बेटा कुछ भी हो जाए सब भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना कि रेडी टू यूज से कहां से रेडी टू यूज से कहां का डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा? अकाउंट्स। और पुट टू यूज से कहां का स्टार्ट होगा? इनकम टैक्स। अच्छा रेडी टू यूज तक के खर्चे कैपिटलाइज होंगे कहां पर? अकाउंट्स। और पुट टू यूज तक के खर्चे कैपिटलाइज होंगे इन इनकम टैक्स। लीज के केस में डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? हायर परचेज के केस में लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद मिलेगा या स्टार्टिंग से मिलेगा? अच्छा असेट मेरा 40% है तो मुझे डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 40%। अच्छा असेट है तो 100%, असेट मेरा 40% है तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा 40%। बेटा असेट है तो मेरा, लेकिन असेट है ना 30% ही बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा है। क्वेश्चन में लिख के दिया है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में लिख के दिया है 1 करोड़ रुपए का असेट है जिसपे डेप्रिसिएशन है 10 लाख एंड दैट असेट इज बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस 30%।
तो आप कितना डेप्रिसिएशन लोगे? 10 लाख का 30%। क्लियर है आपको ये सब बातें? देख लेता हूं कुछ मिस तो नहीं हुआ यार। ओके, वैसे आपने एक सेक्शन नंबर 32 के अंदर कंडीशन देखी कि आप क्या होना चाहिए? ऑनर। लेकिन क्या बेनिफिशियल ओनर होने से भी काम चल जाएगा? मैंने आपको बेनिफिशियल ओनर का मतलब बताया था कि वो पर्सन जिसकी जेब से क्या गया था? पैसा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? असेट भले ही मैंने आपके नाम करवा दिया यार, अगर पैसा मैं दे रहा हूं तो क्या डेप्रिसिएशन में क्लेम कर सकता हूं? यस सर, आप कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपको पता है ना, वो सिर्फ पेपर पे ओनर दिख रहा होगा बेटा, रियल ओनर तो कौन ही होता है जो क्या देता है यार? पैसा। क्लियर है आपको ये बात? चलिए इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे पढ़ ही चुके थे यार। कितने क्लासेस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट हमने पढ़े थे? 4। चलो ठीक है, इधर ध्यान दो। कितने क्लासेस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं? 4 क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। कौन कौन से होते हैं बेटा? बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल एसेट। 4 क्लासेस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट? 4। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड इंटेंजिबल एसेट। अब बेटा ध्यान से सुनना सब लोग। अब अपन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ने वाले हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सब लोग का फोकस होना चाहिए अच्छे से। ये देखिए आपके सामने कितने सारे रेट्स हैं बेटा, ये आपके सामने रेट्स हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन आने वाला है, क्या सर ये रेट्स याद करना पड़ेंगे? यस बेटा, आपको रेट्स याद करना पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आज तक कभी वो रेट हमें बताता नहीं है। सबको क्लियर है मेरी चीज? बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें, अभी 10, 15, 20 मिनट लगेंगे अपन को, रेट्स वगैरह पूरे क्लियर हो जाएंगे लॉजिकली। बेटा सबसे पहले तो आप बताओ कितने क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट थे? 4। सिंपल है, कोई भी पैनिक मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आपको क्लास में अटेंडेंस देनी है, आपको सब चीज कंप्लीट करवा के और अच्छे से करवा के मैं दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सिर्फ मुझे अटेंडेंस दीजिएगा क्लास के अंदर। जो बेटा अटेंडेंस नहीं दे पाएगा उससे तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है फिर। इधर बिल्डिंग एक क्लास है, क्लास नंबर 1, इसको अपन C1 बोलते क्या ऐसे ही? C1, C2, C3, C4। तो अपन एक काम करते हैं ना, सबसे छोटी क्लास को सबसे पहले देखते हैं यार। अपन तो है ना फर्नीचर को देखते हैं बेटा। फर्नीचर में एक ही रेट होता है 10%। ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, आज के बाद ध्यान रखना। अगर आपके सामने वर्ड फर्नीचर आ रहा है, क्या फर्नीचर 4 क्लास में से एक था? यस सर। बेटा फर्नीचर है ना, फर्नीचर में कोई ऑप्शन नहीं है। फर्नीचर पे आपका रेट पता है कितना रहने वाला है? 10%। खत्म बात। इसके बाद बेटा एक और छोटी सी क्लास है, इंटेंजिबल एसेट। अगर आपके पास इंटेंजिबल एसेट है, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था सर इस पे तो अमोर्टाइजेशन मिलता है। बेटा मैं आपको बता दूं, अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन एक ही बात होती है, ठीक है? अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन एक ही बात होती है, सिर्फ नाम का फर्क है। कंसेप्चुअली भी सेम होता है, अमोर्टाइजेशन भी वैसे ही होता है जैसे डेप्रिसिएशन होता है। तो मैं आपको बता दूं, और इनकम टैक्स में मैंने आपसे बोला ही था कि आपको अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं है। अमोर्टाइजेशन वर्ड आपने अकाउंट्स में सुना था। क्लियर है आपको ये चीज? तो बेटा इंटेंजिबल एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन मिलने वाला है 25%। दो तो आपको अभी याद हो जाना चाहिए अभी के अभी। फर्नीचर पे कितना? 10% और इंटेंजिबल पे कितना? 25%। टोटल 4 में से 2 तो हो गए। एक काम करते हैं, बिल्डिंग देखते हैं बेटा। बिल्डिंग में है ना 3 टाइप के रेट्स हैं। सब लोग प्लीज फोकस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला है। रेट याद तो मैं करवा दूंगा, पहले समझ बस लेना। बिल्डिंग में बेटा 3 रेट है और ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके पास। बोला कि अगर बिल्डिंग रेसिडेंशियल यूज के लिए, अगर बिल्डिंग बेटा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है तो कितना परसेंट? 5। ईमानदारी से बताइएगा, एक बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो क्या कम जल्दी खराब होती होगी या स्लो धीरे धीरे खराब होती होगी? धीरे धीरे। और एक बिल्डिंग बेटा जनरल पर्पस के लिए यूज हो रही है, लाइक एपीटी बिल्डिंग। अरे हम खुद ही टॉयलेट में जाके तोड़ के आते हैं चीजें। अरे मैं भी एक आध लात मार के आता हूँ यार यहाँ से गुस्से में जाकर। इधर ध्यान से सुनिएगा, भले ही कैमरे लगे, वो कैमरा भी टूटा हुआ है। इधर ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। मतलब मैं तो आपसे बेटा इनकम टैक्स सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे ही चलता है, मैं आपको बता दूं, एक्चुअल पे ही चलता है। यहाँ पर हर चीज बहुत सोच समझ के बनाई गई है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे रेट है 5% और जनरल बिल्डिंग पे देखिए रेट कितना है? 10%। मतलब बेटा इसका मतलब पता है क्या है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग कम तेजी से डेप्रिशिएट होती होगी और जनरल बिल्डिंग थोड़ी ज्यादा तेजी से क्या होती होगी? डेप्रिशिएट। अच्छा, एक और बिल्डिंग होती है जो जिंदगी में आप पहली बार सुनोगे, टेम्पररी बिल्डिंग। व्हाट इज टेम्पररी बिल्डिंग? रेंटेड। तो बेटा ऐसा थोड़ी होता है, रेंटेड बिल्डिंग में ऐसा थोड़ी होता है कि आप जैसे ही घर छोड़ के जाओगे तो घर ही खत्म। टेम्पररी बिल्डिंग है बेटा, टेम्पररी आप नहीं हो यहाँ पर, थोड़े समय के लिए टेम्पररी। मैं बताता हूँ, आप लोगों ने शायद देखी नहीं होगी, मैंने भी आज तक रियल लाइफ में देखी नहीं है। आपको पता है जैसे कि यहाँ पर भोपाल का मेट्रो का काम चल रहा है, भारी चल रहा है, अपने इधर पूरा रोड खराब करके रखा है, यस और नो? तो ध्यान से चलना यार, वहां पर पता है दिलीप बिल्डकॉन नाम की एक कंपनी है,
जो कि ऑडिट नहीं कर रही है, दिलीप बिल्डकॉन नाम की कंपनी है, नहीं उसका मैंने ऑडिट किया है। दिलीप बिल्डकॉन नाम की कंपनी है जो कि क्या कर रही है यार, बना रही है क्या, भोपाल का मेट्रो। तो यार उसके पता है, हो सकता है यहाँ पर 1000 एम्प्लॉइज लगे होंगे, क्या उन 1000 एम्प्लॉइज के रहने के लिए उसको जगह की जरूरत होगी? अरे यस और नो? आपको पता है भोपाल का एग्जाम्पल मत लो बेटा, सब लोग फोकस करो, आप तो एग्जाम्पल लो, दूर कहीं जंगल में कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको एक घर की जरूरत है। ध्यान से सुनना, भोपाल में तो क्या है, आप किराए पे भी ले सकते थे। बेटा ध्यान से 2 मिनट चुप हो जाए। बेटा एक बिल्डिंग है, आप ध्यान से सुनना, ये बिल्डिंग जैसे एपीटी की बिल्डिंग है, क्या ये एक परमानेंट बिल्डिंग है? यस। आपको मैं बता दूं, कभी कभी आपके प्रोजेक्ट वगैरह जो होते हैं ना, उसके रिलेटेड आपको कभी कभी अपने एम्प्लॉइज के रहने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए किसी बिल्डिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो आप पता है, जैसे बेटा दूर कहीं प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पर कोई भी रहने वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो क्या आपको अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ बिल्डिंग बना के देना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कहीं डैम का काम चल रहा है, डैम बन रहा है, वहां जंगल ही जंगल होता है, तो वहां पर आपने एक बिल्डिंग बनाई है। बेटा ये जो बिल्डिंग होती है ना, ये इस तरीके से काम करती है कि जैसे 5 साल के लिए 5 साल काम चलेगा, तो 5 साल बाद ये बिल्डिंग है ना खत्म हो जाएगी, डिमोलिश नहीं होगी। ये आपको पता है, ये वो वैसी वाली बिल्डिंग होती है जो जुड़ जुड़ के बनती है चीजों से, टेम्पररी होती है बिल्कुल। आप समझ रहे हैं, इसकी यूजफुल लाइफ 4 या 5 साल होती है। जैसे बेटा टेंट होते हैं ना, टेंट, ये उसका ही थोड़ा और अच्छा फॉर्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कि यार आप लोग वो पजल्स वगैरह बनाते हो क्या, जिसमें आप इधर से वो ऐसे जोड़ देते हो फिर ऐसे जोड़ देते हो, इस टाइप की असेंबलिंग करके ये बिल्डिंग्स बनती हैं, उनको हम बोलते हैं टेम्पररी बिल्डिंग। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, टेम्पररी बिल्डिंग अगर है तो आप मुझे बताओ क्या वो जल्दी खत्म होने वाली है? यस। तो बेटा टेम्पररी बिल्डिंग के केस में सरकार ने आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया? 40%। ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं इसको हटा रहा हूं। फर्नीचर पे रेट कितना है? 10%, इंटेंजिबल एसेट पे 25, और बिल्डिंग पे बेटा 3, 5, 10 और 40। 5% कब? रेसिडेंशियल। 10% कब? और 40% टेम्पररी बिल्डिंग। बहुत टेम्पररी मतलब 2-4 साल के लिए बनती है, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट चेंज होगा आप उसको वहां से ले जाओगे, कहीं और बन जाएगी वो। अब ध्यान से सुनिएगा, आप खड़े हो जाए बेटा, खड़े हो जाओ। रशियन, अब भी अपन की बात हुई थी, ध्यान से सुनना एक चीज, सब लोग फोकस के साथ सुनना, मजे अपन इसके लेंगे लेकिन बताना आपको है, ठीक है? इस पे मुझे कोई भरोसा नहीं, ये नहीं बता पाएगा। बेटा एक बिल्डिंग है, मेरा घर है, सब लोग ध्यान से सुनना, मेरा घर है, क्या उस पे मुझे डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? डेप्रिसिएशन ऑन माय पर्सनल हाउस, क्या उस पे मुझे डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए यार, क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? सर दैट हाउस इज बीइंग यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। वो घर किस लिए यूज हो रहा है? रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सोच समझ के आंसर करो। एक घर है बेटा, आपके अपने अपने घर है, क्या उस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। तो बेटा यहां पर क्या नाम है आपका? हाँ निखिल, वाई 5%? तूने ये क्यों नहीं बोला सर 5% मिलना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो 0 मिलना चाहिए? बता, ध्यान से सुनना, आप लोग समझ लो। आपको पता है यहां पर मेरी बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, लेकिन एक रिलायंस कंपनी है जिसने अपने एम्प्लॉइज के रहने के लिए, रिलायंस कंपनी ने बेटा अपने एम्प्लॉइज के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए एक बिल्डिंग खरीद के रखी है। तो वो बिल्डिंग किस पर्पस के लिए यूज हो रही है? रेसिडेंशियल पर्पस। अरे यस और नो? रिलायंस इंडस्ट्री बेटा एक कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीद के रखी है अपने एम्प्लॉइज के लिए, वो बिल्डिंग किस लिए यूज हो रही है? रेसिडेंशियल पर्पस। लेकिन आप मुझे बताओ क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है? यस। अरे आप बताओ ना, रिलायंस क्या हर किसी को घर देती है, क्या अपने एम्प्लॉइज को घर दे रही है रिलायंस? अबे नालायको, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर सब लोग ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो बेटा, ये सब बातें आपको समझना पड़ेंगी अच्छे से। मैंने आपसे क्या बोला? रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि यार रेसिडेंशियल बिल्डिंग तो पर्सनल पर्पस के लिए होती है। क्या ऐसा जरूरी है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर्सनल पर्पस के लिए हो? सर अगर कोई बिजनेस अपने एम्प्लॉइज को दे रहा है तो बेटा एम्प्लॉइज को ये जो बिल्डिंग दी जा रही है ये यूज तो किस लिए हो रही है सर? रेसिडेंशियल पर्पस, फॉर एम्प्लॉइज रेजिडेंस। अरे यस और नो? लेकिन बेटा क्या रिलायंस हर किसी को ये बिल्डिंग देता है या अपने एम्प्लॉइज को ही सिर्फ दे रहा है? मतलब जो दे रहा है उसकी वजह क्या? बिजनेस प्रोफेशन है। यस सर, तो उसका डिडक्शन कहां मिलना चाहिए बेटा? बिजनेस प्रोफेशन के अंदर। तो अगर ऐसी कोई बिल्डिंग होगी तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना रहने वाला है? 5%। यहां पर सेकंड लिखा है जनरल बिल्डिंग। बेटा जनरल बिल्डिंग मतलब आप पता है, आप सोचना क्या वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है? अगर रेसिडेंशियल होगी तो 5, अगर टेम्पररी होगी तो 40। इन दोनों के अलावा कोई सी भी बिल्डिंग होगी तो रेट कितना रहने वाला है? 10%। बैठ जाइए, वेरी गुड। सबको क्लियर है 3 रेट्स बिल्डिंग के? अच्छा चलो एक क्वेश्चन मेरा, अगर आपको नहीं पता इन 3 में से कौन सी बिल्डिंग है,
तो कौन सा रेट लोगे आप? जनरल 10%। बेटा अगर तुक्का लगाना पड़े तो 10%, और मैं आपको बता रहा हूँ 99.99% केसेस में 10% आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। सबको क्लियर है मेरी बात? सिर्फ अपन तो पूरी बारीकी के साथ लोगों पढ़ेंगे बेटा, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज है तो 5%, जनरल पर्पस के लिए तो 10%, और अगर टेम्पररी है तो 40%। अब सब लोग फोकस करेंगे प्लांटिंग मशीनरी में, आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सब लोग का फोकस होना चाहिए अच्छे से। मैं आपसे रेट्स पूछूंगा फिर इंडिविजुअली, और क्लास अपनी अभी बहुत लंबी है ना क्लास, मतलब ये टेंशन मत लेना कि सर टाइम वाइम खत्म हो जाएगा। इधर देखिए प्लांटेड मशीनरी, ये प्लांटेड मशीनरी का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था कल। व्हीकल्स, सब लोग ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी मशीन, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई भी पार्ट ऑफ मशीन है, जैसे कि ये वॉच है, क्या ये भी एक मशीन है? यस। ये मोबाइल भी क्या है यार? एक मशीन। आईपैड भी क्या है? मशीन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये माइक भी क्या है? मशीन। कैमरा वगैरह, एलईडी, एलसीडी, सब ये सब क्या है बच्चे? मशीन। तो ध्यान से सुनना सभी लोग, सब इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। बेटा बहुत सारे रेट है, आप देखिए मशीन में इतने सारे रेट है, और ये सब रेट आपको याद रखना पड़ेंगे। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मशीन होती क्या है। तो अपन तो बेटा मशीन तो ठीक है, आप लोग सब समझ जाएंगे। जो भी आपको मशीन लगे समझ जाना वो क्या है यार? मशीन। जो आपको मशीन लगे समझ जाना वो क्या है? मशीन। में तो आपको रेट बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहली टाइप की यहाँ पर मशीन बताई है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल मतलब क्या सर? कार। मोटर व्हीकल मतलब क्या सर? या तो कार है या ट्रक है या बस वगैरह, मतलब कोई भी गाड़ी है यार। अरे यस और नो? मैंने ये नहीं बोला कि कार, मैंने वर्ड क्या यूज करा है, देखिए मैंने नहीं करा, और ये इनकम टैक्स का वर्ड है। वर्ड क्या लिखा है बेटा? मोटर व्हीकल। मतलब कोई भी मोटर व्हीकल है। तो ध्यान से सुनिएगा, मोटर व्हीकल पे बेटा सबसे समझने वाला पॉइंट है मोटर व्हीकल। अगर मोटर व्हीकल नॉर्मल यूज हो रही है तो 15%। अगर मोटर व्हीकल का यूज कैसा है बच्चे? नॉर्मल यूज है तो कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगने वाला है? 15। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मोटर व्हीकल को ओला में यूज किया जा रहा है तो आप मुझे बताओ ओला वाली, मतलब ध्यान से सुनिएगा, कौन सी वाली व्हीकल ज्यादा तेजी से डेप्रिशिएट होती होगी? सर जो टैक्सी वगैरह में यूज हो रही है वो ज्यादा तेजी से डेप्रिशिएट होगी, एग्री करते हैं इस बात से? तो बेटा नॉर्मल यूज है तो 15%, लेकिन टैक्सी वगैरह का यूज है तो 30%। सब लोग ध्यान से सुन लें, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, मोटर व्हीकल 15% और 30%। 15% इन केस ऑफ नॉर्मल यूज, 30% इन केस ऑफ कंफ्यूज होंगे यहाँ पर आप। नॉर्मल यूज है तो 15%, टैक्सी वगैरह का यूज है तो कितना परसेंट यार? 30%। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद बेटा बात कर रहे हैं शिप की। तो शिप के केस में रेट पता है? शिप के केस में रेट बताया 20%। शिप मतलब समझते हैं आप लोग? शिप मतलब वो वेसल वगैरह, समझते हैं? अरे ये सो नो? तो बेटा अगर जहाज है तो उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना रहने वाला है? 20%। ध्यान से सुनिएगा, एयरक्राफ्ट, एक सेकंड, मेरा आपसे डाउट है क्या एयरक्राफ्ट मशीन होता है? यस सर, एयरक्राफ्ट इज अ मशीन। उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना मिलने वाला है? 40%। आप मुझे बताओ, क्या अपने बिजनेस में एयरक्राफ्ट होता है जनरली, या फिर जनरली एयरलाइन कंपनी के बिजनेस में एयरक्राफ्ट होते होंगे? तो बेटा जब एयरलाइन कंपनी अपना पीजीबीपी कैलकुलेट करेगी, उनके पास जो एयरक्राफ्ट होंगे उस पे कितना डेप्रिसिएशन मिलने वाला है? 40%। इसके बाद बेटा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस और एनीथिंग अटैच्ड टू कंप्यूटर 40%। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप तो बताए कंप्यूटर, मेरी बात इधर सब लोग फोकस करेंगे प्लीज, इधर देखें सब लोग, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। इधर कंप्यूटर पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% रहने वाला है। कितना परसेंट? 40। और मैं आपको बता दूं कंप्यूटर पे तो 40% रहेगा, लेकिन बेटा जो भी चीज कंप्यूटर से अटैच्ड है उस पे भी पता है कितना रहने वाला है? 40%। आप मुझे बताइए क्या क्या कीबोर्ड कंप्यूटर से अटैच होता है? यस। कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा? 40। माउस पे भी कितना लगेगा? 40। आपको पता है जो आपके पास कैमरा होता है ना, कैमरा, बेटा कैमरे दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है वेबकैम, वेबकैम जो कंप्यूटर से अटैच होता है, वेबकैम है तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 40। ये वाले कैमरे पे कितना लगेगा? आप बताओ ना, आपसे पूछ रहा हूं बेटा, आपसे पूछ रहा हूं, इस कैमरे पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सर 15%। ये कोई कंप्यूटर से अटैच थोड़ी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी चीज, बेटा मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, और बहुत काम का कंसेप्ट है, मैंने इंपोर्टेंट मार्क करके भी बताया आपको। मैंने आपसे बोला कंप्यूटर पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 40%। कंप्यूटर पे कितना है बच्चे? 40%। और कोई भी चीज जो कंप्यूटर से अटैच है उस पे भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 40%। कोई ऐसा दिमाग मत लगाना सर वायरलेस कीबोर्ड, बेटा वायरलेस कीबोर्ड भी अटैच तो कैसे ही है कंप्यूटर से, उस पे भी कितना ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहने वाला है? 40%। अच्छा बुक्स, मेरा तो आपसे एक क्वेश्चन है, रुक जाओ, हाँ आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, हाँ आपको पता है मैं किसी जिसको भी खड़ा करता हूँ किसी ना किसी रीजन से ही करता हूँ।
इधर ध्यान से सुनिए, बुक्स, बुक्स पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? बुक्स पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है बच्चे? 40%। ध्यान से सुनना यार, बुक्स प्लांट इन मशीनरी में आ कहां से रख, मतलब बुक्स प्लांट इन मशीनरी, बुक्स कोई लेना देना? अब यार ध्यान से सुनना यार, इसका लॉजिक तो मैं भी आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बुक्स इज अ प्लांट इन मशीनरी। नहीं, भाई ने बोला करने का तो करने का, भाई ने क्या बोला, बुक्स क्या है? प्लांट इन मशीनरी, और बुक पे कितना रेट लगने वाला है? 40%। भाई ने बोला करने का तो करने का। क्लियर है आपको? बुक्स पे कितना रेट लगने वाला है? 40%, और बुक्स आपकी क्या रहेगी? प्लांट इन मशीनरी। बच्चे सभी लोग फोकस के साथ सुन ले, आप गलती करोगे वरना। बुक्स को हमेशा आप क्या मानोगे? प्लांट इन मशीनरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लॉजिक, क्योंकि इनकम टैक्स में बुक्स को प्लांट इन मशीनरी माना गया है। इसके बाद ध्यान से देखिए, सुनिए बेटा, लॉजिक मैंने बहुत सारे दिए लेकिन सब फेल हो जाते हैं। विंडमिल इक्विपमेंट्स, विंडमिल इक्विपमेंट बेटा आपसे पूछूंगा मैं अभी रेट्स, और इंडिविजुअली पूछूंगा मैं आप लोगों से। विंडमिल इक्विपमेंट पे रेट रहने वाला है, ध्यान से सुनना। दो रेट गिवन है यहाँ पर, 15 और 40। अभी तक किसी भी एसेट में दो रेट नहीं थे यार, यहाँ पर दो रेट है। बिलाल खड़े हो जाए। विंडमिल इक्विपमेंट में रेट क्या है? उधर देख के नहीं, इधर देख के। 15 और 40। अच्छा, उधर भी दिखता है। विंडमिल इक्विपमेंट में रेट है 15 और 40। किसी भी एसेट में ऐसा नहीं था बेटा, विंडमिल इक्विपमेंट में ऐसा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सब रिलेटेड है मोदी जी से। बताइए मोदी जी कब आए थे? 2014 में। तो अगर आपने विंडमिल इक्विपमेंट इंस्टॉल की है बिफोर 1/4/2014 तो कितना परसेंट डेप्रिसिएशन मिलता था? 15%। आपको याद रखना है बेटा मोदी जी से। अगर 1/4/2014 से पहले तो 15%, लेकिन मोदी जी के आने के बाद उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ के कितना हो गया? 40%। बेटा हर चीज में बोलने से अपन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे ना। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये आपको हेल्प करने के लिए बता रहा हूं। मुझे मालूम है कि मोदी जी 1/4/2014 से नहीं आए थे, सिर्फ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की कि 2014 में तो आए थे यार। तो ध्यान से सुनना, 1/4/2014 से पहले अगर है तो 15%, और 1/4/2014 के बाद है तो 40%। मतलब बेटा समझने में हमें टाइम लग गया कि विंडमिल इक्विपमेंट जरूरी है, उस पर ज्यादा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए 40%। इसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, आप मुझे बताओ क्या ये एक काम की चीज है? कल ही एक सर्वे आया है जिसमें दुनिया के टॉप 20 प्रदूषित देशों में हमारे देश के 14 शहर है, 20 शहरों में 14 शहर इंडिया के टॉप 20। तो बेटा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कितना? 40%। जरूरी है यार, आप समझ रहे हैं मेरी बात? और बेटा इसके बाद है अदर प्लांट इन मशीनरी। देखिए अदर प्लांट इन मशीनरी पे रेट 15%, और इसके बाद है बेटा ऑयल वेल। सब लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए रेट्स को। अभी लास्ट में पढ़े ना, जल्दी से इनको देख लीजिए, क्योंकि यहीं से पूछूंगा तो ही आप गलत करेंगे। अभी 1 मिनट देखिए, विंडमिल इक्विपमेंट में 15 या फिर 40। 15 कब यार? एक सर 1/4/2014 से पहले 15, और 1/4/2014 के ऑनर आफ्टर कितना? 40। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कितना? 40। यही गलती करोगे, अभी पूछूंगा। अदर प्लांट इन मशीनरी कितना? 15। और बेटा एक काम करिए, ऑयल वेल कितना? व्हाट इज ऑयल वेल? ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है दुबई में तेल के कुएं होते हैं? दुबई में तेल के कुएं होते हैं, यस और नो? तो आप मुझे बताइए वो जो तेल के कुएं होते हैं, क्या उसमें से बाल्टी से तेल निकाला जाता होगा? नहीं। कैसे निकालते होंगे पूछ रहा हूं आपसे, नालायक को, कुछ तो जनरल नॉलेज होगी आपके पास। बेटा दीज आर हाईली ऑटोमेटेड मशीन्स, है ना, ये बहुत ऑटोमेटिक मशीन। बेटा वहां पर कुआं सिर्फ नाम का कुआं है, अल्टीमेटली वो एक प्लांट है आपका, जिससे आप क्या निकाल रहे हो? ऑयल। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो वो क्या है? आपका पूरा सेटअप एक मशीन है। तो हम उसी कुएं की बात कर रहे हैं। अगर ऑयल वेल है तो कितना डेप्रिसिएशन मिलने वाला है आपको? 15%। हटा रहा हूं 2 मिनट के लिए। पहले तो आप मुझे ऐसे बताएंगे, फिर मैं आपको अदरवाइज तरीके से पूछूंगा एसेट्स के नाम लेके। चलिए कितना? बेटा ऐसे अपन मतलब अपन डिमांड है क्या? नहीं तू बोले तो अपन बेटे फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर चल के। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। मैंने आप लोग को शायद बताया था, सब लोग ध्यान से सुन लो। ये जितने भी रेट है ना, ये कोई मन से नहीं आए, ये एसेट को देख के निकाले गए होंगे कि कौन सा एसेट की कितनी यूजफुल लाइफ होती होगी, ऐसे करके। तो ऑयल वेल बेटा क्या कुआं खराब होता है इतनी आसानी से? नहीं। तो उनके अकॉर्डिंग कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? 15%। इसमें अपना लॉजिक कहां से आ गया? मैं तो ये समझ नहीं आ रहा। चलिए एक काम करिए, अब सब लोग इधर ध्यान देंगे, सब पूरा फोकस इधर होना चाहिए बच्चे, सबका फोकस इधर होना चाहिए। जिसका फोकस इधर नहीं होगा बस उसी से पूछने वाला हूं। सबका हो गया? कितने क्लास ऑफ डेप्रिसिएशन वाले सेट है? 4।
बेटा ध्यान से सुनना, अभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सिर्फ याद कर रहे हैं, अभी अपन को समझ नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको आपके सामने एसेट के नाम लूंगा ना, तो मुझे आप करेक्ट बताओगे तो समझूंगा कि समझ गए हो आप लोग। कितने क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट है? 4, जिसमें फर्स्ट इज बिल्डिंग। 5, 10 या 40? 5, 10 या 40। 5% इन केस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, 10% इन केस ऑफ जनरल, 40% इन केस ऑफ टेम्पररी बिल्डिंग। अच्छा एक चीज बताना मुझे, कुछ नहीं पता तो बिल्डिंग में क्या ही लगाओगे? क्लियर है आपको? अच्छा बिल्डिंग के बाद क्या था? फर्नीचर। सर फर्नीचर पे हमेशा कितना ही रहने वाला है? 10%। इसके बाद बेटा इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट पे 25%। और इसके बाद क्या था? एक सेकंड बस, यही तो रुक जाओ। प्लांट एंड मशीनरी। बेटा प्लांट एंड मशीनरी कई टाइप की हो सकती है, जिसमें सबसे पहला टाइप जो अपन ने इनकम टैक्स में देखा, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल सर नॉर्मल यूज हो तो 15% और टैक्सी वगैरह में यूज हो तो 30%। लॉजिक क्या है यार? लॉजिक इधर बच्चों, इधर लड़कों में लॉजिक क्या है? सर टैक्सी में ज्यादा तेजी से खराब होगी कार तो 30%, नॉर्मल यूज में कम धीरे धीरे खराब होगी तो 15%। क्लियर है आप लोग को? अच्छा मोटर व्हीकल के बाद बेटा ध्यान से सुनना, बैठ जाइए सब लोग। शिप, शिप 20%। खड़े हो जाओ। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट पे कितना? 40%। कंफर्म? एक सेकंड, शिप पे 20, एयरक्राफ्ट पे 40 क्यों? आपसे पूछ रहा हूं, मतलब ऐसा क्यों? वो बोले ये लॉ में लिखा है, मतलब भाई ने बोला करने का तो करने का। ध्यान से सुनना बेटा, शिप में 20 है और एयरक्राफ्ट में 40 है, इसका मतलब ये कि शिप धीरे धीरे खराब होता होगा, शिप की यूजफुल लाइफ ज्यादा रहती होगी, लेकिन किसकी कम रहती होगी यार? एयरक्राफ्ट की। मतलब कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाए गए फिक्स रेट है जो अपन को याद रखना है, अपन उसको चैलेंज करना है तो धरने पे बैठना पड़ेगा अपन को। शिप पे बेटा कितना? शिप पे कितना? एयरक्राफ्ट पे कितना? मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल 15 या कब 15 कब 30? अच्छा चल इतने जब बता दिए तूने तो एक काम कर, बिल्डिंग 5, 10, 40 कब? जल्दी जल्दी इधर। हाँ आज मतलब कांच नहीं हो, क्या था? ऑयल वेल। कितना परसेंट? मुंह से निकल गया कुछ। ऑयल वेल कितना? 15। पक्का? सोच के बता दे एक बार और। अच्छा ऑयल वेल 15, अदर प्लांट एंड मशीनरी अगेन 15। कुछ बच रहा है क्या? पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40। एक सेकेंड, कंप्यूटर पे कितना? और बुक्स पे भी कितना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इलॉजिकल चीज, बुक्स इज अ प्लांट एंड मशीनरी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे तो आपने समझ लिया, ये तो आपको ऐसे तो याद हो गया, लेकिन अब थोड़ा अलग वे में। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, आपको सब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन याद रहेंगे, ये जो नीचे के 2-3 है ना, इसमें बस आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। तो विंडमिल इक्विपमेंट में एक आपको कंफ्यूजन हो सकती है एग्जाम में, मतलब बाद में, अभी तो ठीक है, अभी आपको याद रहेंगे। 1/4/2014 से पहले 15, 1/4/2014 के ओनर आफ्टर कितना? 40। बेटा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में आप लोग ध्यान से समझ लेना कि यार उसकी मतलब आप उसको ऐसे समझ लेना कि पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट काम की चीज है, इसलिए उस पे ज्यादा दिया है कितना? 40%। और अदर प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है? 15%। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आईपैड बिजनेस प्रोफेशन, अरे मेरा आईपैड बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा है, इस पे कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? iPad is not a computer. iPad is not a laptop also. बेटा इधर ध्यान से सुन लो, आपको मोबाइल का बताओ, मोबाइल पे कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? क्यों 15 यार? मैंने तो बताया नहीं कभी। कहां क्लेम करोगे आप इसे? अदर प्लांट एंड मशीनरी। बेटा ध्यान से सुनना, आपको पता है मशीन प्लांट एंड मशीनरी क्या 2-3 टाइप की होंगी, या हजारों टाइप की हो सकती हैं, या लाखों टाइप की भी हो सकती हैं। और यहाँ पर इनकम टैक्स में तो सिर्फ कितने से बाइफरकेशन है? मोटर व्हीकल, शिप्स, एयरक्राफ्ट, विंडमिल इक्विपमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, अदर प्लांट एंड मशीनरी और ऑयल वेल। बेटा ये इतनी सारी चीजें जो कहीं भी कवर नहीं है, वो कहाँ कवर होने वाली है? अदर प्लांट एंड मशीनरी। जिस पॉइंट को आप सबसे हल्का ले रहे थे, सबसे भारी पॉइंट है वो अदर प्लांट एंड मशीनरी। सभी एसेट में आपको बता दूं, सभी एसेट किसके अंदर ही कवर होने वाले बेटा? अदर। तो आपके लिए सबसे ज्यादा काम का पता है कौन सा वाला याद रखना है? अदर प्लांट एंड मशीनरी। कितना परसेंट? 15%। इसके अलावा बेटा एक और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर पे कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा? 40%। और इसके अलावा एक और आपके लिए काम का है, मोटर व्हीकल।
जी बोले जी बेटा। प्रिंटर इधर ध्यान से सुनना, अगर प्रिंटर कंप्यूटर से अटैच वाला ही प्रिंटर है तो 15 इधर 40 में आ जाएगा, वरना 15 में आएगा। दोनों हो सकते हैं प्रिंटर। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर लिखा है सिर्फ प्रिंटर, अगर सिर्फ प्रिंटर लिखा है तो आपकी अकलमंदी आप 15% उस पर लगा दो। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कंप्यूटर से अटैच होती हैं तो अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट है। मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, आप मुझसे क्वेश्चन मत करिए, 2 मिनट रुक जाइए सब लोग। मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं, आप बैठ जाए। किस पे? बेटा वो कंप्यूटर से अटैच की वजह से लिखा है, मैं बता रहा हूं आपको। इधर ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। अभी अपन किसकी बात कर रहे थे? अभी तो पहले अपन 3 चीजों की बात कर रहे थे। सबसे 3 इंपॉर्टेंट कौन से? आपका अदर प्लांट एंड मशीनरी 15%, कंप्यूटर वगैरह है तो 40% और मोटर व्हीकल है तो 15 या फिर 30। इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी में कुछ भी गिवन नहीं हो, सिर्फ बताया है कि आपने कोई मशीन खरीदी, कुछ भी नहीं पता, तो कितना ही डेप्रिसिएशन लगाओगे आप? तुक्का किस पे लगाओगे? किस पे लगाओगे बच्चे? 15%। ये भी क्लियर है आपको? बिल्डिंग में 10, प्लांट एंड मशीनरी में 15। फर्नीचर में तो तुक्के की कोई लाइन ही नहीं है बेटा, फर्नीचर में एक ही रेट है 10% और इंटेंजिबल एसेट में 25%। सबको इतनी बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, सभी चीज में आपको डिसीजन पता है कैसे लेना है। जैसे कि बेटा ध्यान से सुनिए, अगर मैंने आपसे बोला कैमरा, एक डीएसएलआर कैमरा मेरे पास है, तो मुझे बताइए कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। मैं आपके सामने एसेट के एग्जांपल ले रहा हूं, कितना मिलेगा सर? 15%। क्लियर है आपको ये चीज? एक मेरा मोबाइल है, उस पे भी कितना मिलेगा? 15। आईपैड पे भी कितना मिलेगा? 15। लैपटॉप पे कितना मिलेगा? 40। लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर होता है बेटा। लैपटॉप पे कितना मिलेगा? 40। कंप्यूटर पे कितना मिलेगा? 40। कोई भी चीज अगर कंप्यूटर से अटैच है, ऐसा नहीं आप जानबूझ के अटैच कर रहे हो, कोई भी चीज अगर नॉर्मली कंप्यूटर से अटैच होकर ही यूज हो रही है तो उस पे कितना मिलेगा? 40%। और बेटा ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, अगर कंप्यूटर से अटैच कोई भी चीज है 40%, मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेटा वही प्रिंटर अगर कंप्यूटर के साथ अटैच है तो पता है कितना होने वाला है? 40। लेकिन एक नॉर्मल प्रिंटर है जो कि अलग ही इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा है, इस पे कितना रहने वाला है? 15। कैमरा, ये वाला जो कैमरा है ना, ये कंप्यूटर से अटैच नहीं है तो इस पे कितना रहने वाला है? 15%। लेकिन यही कैमरे की जगह आपको पता है कभी कभी मैं वीसीआर से क्लास लेता हूं, वो कैमरा कंप्यूटर से अटैच होता है, छोटा सा एक कैमरा, यस और नो, तो उस पे कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलने वाला है? 40%। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई भी चीज अगर बेटा उसके नॉर्मल यूज में अगर वो कंप्यूटर से अटैच होकर चल रही है तो आप दिमाग मत लगाना, उस पर कितना रेट लगा देना कंप्यूटर का। ये बेटा ये आपके समझने के लिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं आपको बता दूं, जब आप पढ़ेंगे ना इनकम टैक्स में जो वो है, तो वहां पर ऐसा लिखा है कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल, मतलब कंप्यूटर और उसके साथ की चीजों पे कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है? 40%। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये मैंने लिख के दिया है आपको। सबको क्लियर है ये चीज? चलिए एक बात मुझे बताइए, कार कहाँ आएगी? क्या कार अदर प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आएगी? सर कार विल फॉल अंडर मोटर व्हीकल। आपको इतनी बात क्लियर है क्या बेटा? ये आपके सामने इधर ध्यान से सुनना, आपके सामने कुछ ये 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं। इन 5-6 पॉइंट को मैं आपको पढ़ने का मौका दे रहा हूं और मैं आपको 6 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मैं आपसे पूछूंगा इंडिविजुअली, समझाऊंगा नहीं, पूछूंगा। बेटा आप सब लोग सुनिए मेरी बात, ये ना सबसे फर्जी पॉइंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद अपन को काम का पढ़ना है। तो यहाँ पर बेटा एक चीज लिखी है, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है आपको। इधर सब लोग ध्यान से सुन ले, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। मतलब बेटा जब आप किसी भी पर्सन का पीजीबीपी कैलकुलेट करोगे और उसके पास कोई भी एसेट होगा तो आपको डेप्रिसिएशन लेना ही पड़ेगा। मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है। बेटा ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन लेने से आपको पता है फायदा हो रहा है और पता है किसको नुकसान हो रहा है? सरकार को। फिर भी सरकार पता है क्या बोली है? डेप्रिसिएशन क्लेम करना क्या है? मैंडेटरी है। मतलब भले ही हमें नुकसान हो रहा है लेकिन आपको डेप्रिसिएशन क्लेम तो करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? बेटा यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, हम टैक्स की है ना चोरी की जुगाड़े सोच लेते हैं, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। कभी एडवांस लेवल पे जब हम पढ़ चुकेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्यों डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। अभी मैं बताऊंगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा। तो बेटा सरकार ने पहली चीज क्या बोली? डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। सेकंड पॉइंट, ईपीएबीएक्स एंड मोबाइल। बेटा ये ईपीएबीएक्स वो मिलिट्री वगैरह और ये पुलिस वाले जो यूज करते हैं ना वॉकी टॉकी, वो जो इसमें सैटेलाइट के थ्रू ये लोग बात करते हैं, बेटा उसकी बात हो रही है। वो और मोबाइल कंप्यूटर नहीं है। मुझे बताइए अगर कंप्यूटर है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना मिलता है? 40। कंप्यूटर नहीं है मतलब कहां जाने वाले हैं? अदर। और अदर में रेट कितना होता है? 15%। तो यार इधर ध्यान से सुनो, तीसरा पॉइंट, सब लोग बच्चे प्लीज फोकस करना। तीसरा पॉइंट, डेप्रिसिएशन इवन इफ कॉस्ट इज लेस देन 5000। आपको पता है अकाउंट्स वगैरह में क्या होता है, अगर कॉस्ट कम होती है ना तो हम उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते, हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं मन से। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होगा बेटा। अगर कोई चीज असेट है तो उस पर तो आपको क्या ही मिलेगा? डेप्रिसिएशन, भले ही वो 2000 का हो। आप समझना मेरी बात, एक 2000 रुपए का मोबाइल क्या वो आपका असेट है? यस।
तो उस 2000 रुपए पे भी आपको क्या मिलने वाला है, डेप्रिसिएशन। मतलब आप कॉस्ट को देख के जज नहीं करोगे एसेट को। फिर देखिए क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन एनीथिंग अटैच्ड टू कंप्यूटर विल बी 40%। ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि कोई भी चीज कंप्यूटर से अटैच है तो आप उसके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, 40%। इसके बाद बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्राउन कलर से लिखा है, देखिए सब लोग, डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन इनकम टैक्स व्हेन एसेट इज पुट टू यूज। इन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज अलाउड व्हेन एसेट इज रेडी टू यूज। ये भी पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपना। इसके बाद बेटा एक पॉइंट नंबर 6 से सब लोग ध्यान दीजिएगा, प्लांट इंक्लूड्स। बेटा सब लोग इस पॉइंट पे ध्यान देना, पॉइंट नंबर 6 पे बोला है प्लांट। आपको पता है प्लांट मतलब वो प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है। क्या बोला है, प्लांट इंक्लूड शिप्स। हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में भी उसको कहां पढ़ा था यार, प्लांट एंड मशीनरी में कितना रेट था, 20%। फिर लिखा है व्हीकल्स, वो भी कहां थे यार, प्लांट एंड मशीनरी। बुक्स, बुक्स इज अ प्लांट एंड मशीनरी। साइंटिफिक एपेरेटस एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, बेटा वो डॉक्टर है ना आपका पेट काटने के लिए और आपके हाथ पैर काटने के लिए जो वो इक्विपमेंट्स यूज करता है वो भी आपके क्या आने वाले हैं, प्लांट एंड मशीनरी। दिस इज जस्ट अ क्लैरिफैक्टरी डेफिनेशन कि प्लांट के अंदर ये सब चीजें आने वाली हैं, लेकिन देखना क्या नहीं आएगा, टी बुशेस। बेटा टी बुशेस प्लांट एंड मशीनरी के अंदर नहीं आएंगे, लाइव स्टॉक नहीं आएंगे, घोड़ा गधा ये सब नहीं आएंगे। क्या नहीं आएगा, बिल्डिंग नहीं आएगा और फर्नीचर नहीं आएगी। मैं आपसे लॉजिक पूछूंगा क्यों नहीं आएगा, मुझे बताओ, बिल्डिंग क्यों नहीं आएगी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर? सर उसकी मार्केट में खुद की इज्जत है, वो खुद अपने आप में एक क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल असेट है। अच्छा फर्नीचर सेम, लाइव स्टॉक आप सोचो ना, अच्छा लगेगा घोड़े पे डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे? इधर ध्यान से सुनना बेटा, क्या आपको अच्छा लगेगा आप घोड़े पे डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे? नहीं लगेगा। अच्छा एक चीज और, एक नालायक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर घोड़ा फर्नीचर के अंदर आएगा क्या? मतलब मुझे नहीं पता इतना दिमाग कहां से चल जाता है, कैसे चल जाता है। बेटा सब लोग अपार्ट फ्रॉम मस्ती मजाक इसको एक बार सीरियसली देख लीजिए। फर्नीचर नहीं आएगा, आपको पता है सेपरेट क्लास है, बिल्डिंग नहीं आएगा, सेपरेट क्लास है, लाइव स्टॉक नहीं आएगा। डेफिनेशन में लिखा है दैट मींस लाइव स्टॉक पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्लियर है आपको? टी बुशेस पे भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बाकी सभी चीजें जो भी होंगी बेटा वो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आने वाली है। एक बार अभी तक जितना भी पढ़ा है ना उसको एक बार इधर क्विकली रिकैप करवा दें। जी बोले सेक्शन नंबर 28। लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, अब एक लेवल तक हम पहुंच चुके हैं, तो अब बेटा अपन लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अभी तक का पार्ट। डेप्रिसिएशन अपन बार बार अभी करते रहेंगे जब तक अपना चलता रहेगा, क्योंकि ग्रिप में लाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो एक बार अपन स्टार्टिंग से देख रहे हैं लास्ट तक, आप लोग को पार्टिसिपेट करना है क्योंकि लास्ट है ये। तो सेक्शन नंबर 28 पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर 28 पता है क्या बोलता है, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड दो तीन चीजें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट और ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, ये सब कहां आने वाले बेटा, पीजीबीपी के अंदर। अरे यस और नो? कोई भी गिफ्ट बेनिफिट परचेज अगर आपको पीजीबीपी की वजह से मिला वो भी कहां टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी के अंदर। आप लोगों ने मुझसे इनकम टैक्स पढ़ के मुझे ही कंपटीशन करने के लिए एक क्लासेस खोल ली और मैंने आपको नॉन कॉम्पीट फी पे करी, तो वो भी कहां टैक्सेबल होने वाला है, पीजीबीपी के अंदर। सबको क्लियर है ये चीज? अच्छा कोई भी अमाउंट जो आपको एम्प्लॉयर को मिलेगा अंडर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी। ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी आपका कन्वर्जन हो जाएगा कैपिटल, कभी भी कन्वर्जन हो जाएगा स्टॉक एंड ट्रेड का कैपिटल एसेट में, तो वो कहां टैक्सेबल होने वाला है, पीजीबीपी के अंदर। आप खड़े हो जाएं बच्चे। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट समझा दे मुझे और पूरी क्लास को। ध्यान से सुन लेना बेटा, एक बार और सुन लेना अच्छे से, क्योंकि बहुत काम की चीजें इसीलिए मैं एम्फेसिस करता हूं। जी बोले वंस मोर। हाँ हाँ, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ये तो इन लोगों ने ही बता दिया मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया सर। एक बिल्डिंग है जो आज तक, क्योंकि मैं बिल्डर हूं तो मेरे लिए क्या है, स्टॉक एंड ट्रेड। कल को अगर मैं उस बिल्डिंग को स्टॉक एंड ट्रेड से कन्वर्ट कर लूं, सिर्फ सोच रहा हूं बेटा, कुछ कर नहीं रहा हूं, ऑन पेपर्स कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सोच रहा हूं कि कल से मैं उस बिल्डिंग को नहीं बेचूंगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल असेट, एंड दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। एंड कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, क्योंकि आपने बेचा नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल। अगर आप सेक्शन नंबर 28 में जाकर देखेंगे तो बेटा वहां क्लियर कट लिखा था फेयर मार्केट वैल्यू। देखिए क्या लिखा था, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ऑन द डेट ऑन व्हिच इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अच्छा मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जिम वगैरह वालों को, जिम वगैरह या कहीं भी आप मेंबरशिप फीस पे करते हो, वो भी कहां टैक्सेबल होने वाली है, पीजीबीपी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट,
पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिले, नाम जाए भाड़ में, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दी पीजीबीपी। एंड बेटा एक टेक्निकल मतलब एक समझने वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के मॉडिफिकेशन टर्मिनेशन की वजह से कोई भी कंपनसेशन मिलेगा, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दी पीजीबीपी। सबको इतना क्लियर है? एंड यू डोंट नीड टू लर्न इट, आपको लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके सामने अगर मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में थोड़ी सी बत्ती जलना चाहिए कि हाँ ये था ऐसा कुछ। सबको क्लियर है इतनी बात? अच्छा, सेक्शन नंबर 28 के बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने पढ़ा, सेक्शन नंबर 29, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। आगे बढ़ो। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा? सेक्शन नंबर 30, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। बच्चे ध्यान से सुनना, रेंट के केस में आपको ओनर और टेनेंट का बाइफरकेशन देखना पड़ेगा। रेंट का डिडक्शन किसको मिलेगा? ओनर को या टेनेंट को? टेनेंट को। ओनर को नहीं मिलेगा, बाकी सभी खर्चों का ओनर को भी मिल जाएगा, टेनेंट को भी मिल जाएगा, जिसकी पॉकेट से वो खर्चा होगा उसको मिल जाएगा। क्लियर है आपको ये चीज? जैसे बेटा रेंट के अलावा क्या था? रेट एंड टैक्सेस। रेट एंड टैक्सेस मतलब म्युनिसिपल टैक्स मिल जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स के बाद क्या था? इंश्योरेंस मिल जाएगा। अच्छा, रिपेयर दो टाइप की थी, रेवेन्यू और कैपिटल। कौन से वाले का डिडक्शन मिलेगा सर? रेवेन्यू रिपेयर। कौन से वाले पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? कैपिटल रिपेयर। सबको क्लियर था ये चीज? अच्छा, सेक्शन नंबर 30 के बाद सेक्शन नंबर 31, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। दो खर्चे दो असेट, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। ध्यान से सुनना बच्चे, रिपेयर का भी मिल जाएगा, इंश्योरेंस का भी मिल जाएगा, लेकिन वापस से रिपेयर दो टाइप के होंगे, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू का मिल जाएगा, कैपिटल का डेप्रिसिएशन मिलेगा, जो अभी अपना सेक्शन ऑनगोइंग है। सबको क्लियर है मेरी बात? अच्छा, कोई भी खर्चा क्लेम करने के लिए क्या वो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए? यस सर। अब बेटा ध्यान से सुनना, तीन टाइप के बिजनेस होंगे, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड, ऑर्डिनरी। ऐसे ही पढ़ा था कुछ? कितने टाइप के होंगे? तीन, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड, ऑर्डिनरी। स्पेसिफाइड आगे पढ़ेंगे। स्पेकुलेटिव मैं आपको बता चुका हूं कौन सा बिजनेस स्पेकुलेटिव होता है, जहां पर डिलीवरी ना हो। एग्जांपल, इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन शेयर मार्केट। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन देखे थे, हेजिंग, फॉरवर्ड, डेरिवेटिव वगैरह कभी भी क्या नहीं माने जाएंगे? स्पेकुलेटिव। सबको क्लियर है ये चीज? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं, आज तक मैंने आपको नहीं बताया क्यों हम स्पेसिफाइड, स्पेकुलेटिव और ऑर्डिनरी को अलग रख रहे हैं। बेटा आपस में वो है ना एडजस्ट नहीं होंगे। अगर मिस्टर मास के पास एक नॉर्मल बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस, उसको उनको अलग रखना पड़ेगा, उनके स्पेकुलेटिव बिजनेस को सेपरेट रखना पड़ेगा, और बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस को भी सेपरेट रखना पड़ेगा। मतलब तीनों कैटेगरी ऑफ बिजनेस अगर किसी पर्सन के हैं तो क्या वो अलग अलग होने वाले हैं? यस। इसीलिए आप और मैं पढ़ भी रहे हैं कि तीन टाइप के बिजनेस होंगे बेटा। कौन कौन से? एक तो नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस। हम क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं? क्योंकि सर तीनों को अलग अलग रखना है अपन को। क्लियर है आपको इतनी बात? चलिए, इसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 32, डेप्रिसिएशन। बेटा प्लीज पार्टिसिपेट करना, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। टिल नाउ वाली बात है बेटा, ये सबसे इंपोर्टेंट ही है पीजीबीपी का, सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन। और सबसे इंपोर्टेंट भी और सबसे टेक्निकल भी यही सेक्शन है। तो यार सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन क्लेम करने की दो कंडीशन, बच्चों जैसी कंडीशन थी, आपको बस ये बता दोगे, ऑनर और बिजनेस प्रोफेशन, दो कंडीशन थी। इसके बाद हमने पता है बहुत सारे कुछ पॉइंट देखे थे कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन पुट टू यूज से मिलेगा, रेडी टू यूज से नहीं मिलेगा। आपको पता है बार बार क्यों बताता हूं? क्योंकि अकाउंट्स में हमारी आदत होती है कि रेडी टू यूज से डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इनकम टैक्स में यही तो क्वेश्चन बना के देगा वो हमें, और हम पता है उसको गलत कर देंगे अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन पुट टू यूज से मिलेगा, लीज के केस में लेसर को मिलेगा, हायर परचेज के केस में स्टार्टिंग से मिलेगा। 40% में ऑनर हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 40%। 20% बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा है तो कितना मिलेगा? 20%। क्लियर है सबको ये सब बातें? अच्छा, क्या ओनर होना जरूरी है? बेनिफिशियल ओनर से भी धक जाएगी गाड़ी? सर बेनिफिशियल ओनर भी डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर ही सकता है। सबको इतनी बात भी क्लियर है? इसके बाद बेटा चार क्लासेस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। चार क्लासेस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट में बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल एसेट। सब लोग प्लीज फोकस करना, पार्टिसिपेट करना रेट के अंदर जल्दी से। बिल्डिंग 5, 10, 40, 5% इन केस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, 10% इन केस ऑफ जनरल बिल्डिंग, 40% इन केस ऑफ टेम्पररी बिल्डिंग। 5, 10, 40 बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए आपको। 5, 10 और 40। कुछ नहीं पता तो 10, कुछ नहीं पता तो 10। जैसे कि एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसने बोला कि 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खरीदी है, कितना परसेंट मिलेगा? 10%। बोलेगा वेयरहाउस बनाया, वेयरहाउस बिल्डिंग है बेटा, कितना परसेंट? 10। बोलेगा रोड बनाया, कितना परसेंट? 10। बोलेगा मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, 10%। आप समझ रहे हैं मेरी बात? रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही तो 5, टेम्पररी पर्पस के लिए तो 40, बाकी सभी बिल्डिंग पे 10। सबको क्लियर है ये बात? इसके बाद बेटा फर्नीचर, फर्नीचर पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 10%, इंटेंजिबल एसेट पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 25%। सबको ये भी बात क्लियर है बच्चा? मतलब बच्चा नहीं बच्चा। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में मल्टीपल रेट से ध्यान से सुनना। आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी में एसेट को बाइफरकेट करना पड़ेगा। कुछ 4-5 एसेट के नाम लेके बात हुई, बाकी सब एसेट कहां आने वाले हैं? अदर प्लांट एंड मशीनरी में। वापस से आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, कुछ 5-6 एसेट की नाम लेके बात हुई है,
बाकी सभी एसेट कहाँ आने वाले हैं, अदर प्लांट एंड मशीनरी, और सबसे रेलेवेंट हेड है आपका अदर प्लांट एंड मशीनरी, वहां पर रेट है 15%। समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? जब मैं बोल रहा हूं ना रेलेवेंट है, मतलब आप समझ जाना एग्जाम में आपको वही देखने को मिलेगा 99% ऑफ द केसेस में। लेकिन बेटा प्लांट एंड मशीनरी में आपको उसके अलावा कंप्यूटर भी देखने को मिल सकता है, जिसपे रेट कितना है 40%। और एक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया कि कोई भी चीज अगर कंप्यूटर से अटैच है तो 40% वरना 15%। और मैं आपको बता दूं एग्जाम में वो कभी भी इस टाइप की चीज टेस्ट नहीं करेगा कि प्रिंटर का प्लग लगा देगा कंप्यूटर से, ऐसा कुछ नहीं। आप समझना मेरी बात, वो इतनी बारीकी भी नहीं रहेगा। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, कोई भी चीज जो कंप्यूटर से अटैच होकर यूज हो रही है तो उस पर कितना रहेगा 40%, नॉर्मली कितना रहने वाला है 15%। फालतू में आपके हर कुछ क्वेश्चन आए, इससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ ना। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, प्लांट एंड मशीनरी में अदर प्लांट एंड मशीनरी 15%, अदर प्लांट एंड मशीनरी 15%, और कंप्यूटर से अटैच कोई भी चीज है तो 40%। दो रेलेवेंट हो गया। तीसरा रेलेवेंट पता है क्या है, मोटर व्हीकल, नॉर्मली 15%, एक सेकंड, नॉर्मली 15%, और टैक्सी बिजनेस में है तो 30%। बच्चे ध्यान से सुनना, आप पता है रेलेवेंस किस अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो? बताओ एक चीज बताओ, कोई मुझे लॉजिक बता सकता है कि किस अकॉर्डिंग मैंने आपको ये 3 मार्क करवा दिए? क्यों मैंने शिप एयरक्राफ्ट मार्क नहीं करवाया? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स में हर चीज जो आप पढ़ रहे हो ना, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। कोई भी चीज आप थ्योरेटिकल नहीं पढ़ रहे हो बेटा, जो पढ़ रहे हो यही काम आएगा आपके। आप किसी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कह पाओगे कि जो पढ़ के गए सर वही एज इट इज काम आ गया दुनिया में। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इनकम टैक्स में वही होने वाला है, जीएसटी में वही होने वाला है। यहां से पढ़ के जाओगे, बाहर जाके जो भी काम करोगे वही यही प्रोविजंस यूज होंगे आपके। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा आप मुझे बताओ, क्या दुनिया में ज्यादातर बिजनेस में शिप्स होती है? नहीं। एयरक्राफ्ट होते हैं? नहीं सर, बहुत ही रेयर बिजनेस होते हैं जहां पर क्या होते होंगे, शिप्स और एयरक्राफ्ट। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ज्यादातर बिजनेस में पंखे, एसी, गाड़ियां होती हैं? यस। क्या ज्यादातर बिजनेस में कंप्यूटर होते हैं? यस। तो बेटा जो प्रैक्टिकल लाइफ में जिसकी रेलेवेंट ज्यादा है ना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इनकम टैक्स पूरा प्रैक्टिकल चलेगा। ज्यादातर लोगों के बिजनेस में बेटा ये छोटे छोटे एसेट्स होते हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगता है यार, 15%। आपको पता है हर किसी के पास तेल का कुआं थोड़ी होता है। अरे हर किसी के पास पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट भी नहीं होते। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि इनकम टैक्स में जो चीज ज्यादा काम की है ना, समझ जाना प्रैक्टिकली ज्यादा काम की है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा काम की है। जो प्रैक्टिकल आता है वही एग्जाम में वो पूछेगा अपन से। तो बेटा अभी अपन ने रेट पता है कौन कौन से देखे, एक बार मुझे बता दीजिए। अदर प्लांट एंड मशीनरी 15%, कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल 40%, और बेटा मोटर व्हीकल में 15 या फिर 30। ध्यान से सुनना, मोटर व्हीकल से रिलेटेड अभी कुछ केस पूछने वाला, उनको आंसर करना। आप पहले एक बार रेट रिवाइज करवा दो, 15 या फिर 30। इसके बाद बेटा शिप के केस में 20%, एयरक्राफ्ट के केस में 40%, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के केस में 40%, ऑयल वेल के केस में 15%। ऑयल वेल के केस में ध्यान रखना 15%। अच्छा, एक थी वो विंड मिल इक्विपमेंट, मोदी जी के आने से पहले 15% और आने के बाद 40%। सबको क्लियर है ये चीज? अच्छा, एक सबसे जो इलॉजिकल चीज थी बुक्स पे कितना, 40%। सबको क्लियर है ये चीज? कुछ मैं आपके सामने एक काम करिएगा, मैं आपके सामने केसेस बता रहा हूँ 2-3, आप मुझे प्लांट इन वो से व्हीकल से रिलेटेड आप मुझे आंसर कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि व्हीकल आपको क्लियर है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शायद आप बता पाए, वैसे तो आप बता ही देंगे। बेटा ये जो कार है ना, मेरी मम्मी यूज कर रही है, मतलब कार का यूज मम्मी कर रही है। बेटा मम्मी बिजनेसमैन है, लेकिन कार मेरी है, कार मेरी है, मम्मी बिजनेस पर्सन है, मम्मी यूज कर रही है। सर कार आपकी है, आपके बिजनेस में यूज होती है तो आपको डेप्रिसिएशन मिलता कितना, 15%। लेकिन कार सर मम्मी यूज कर रही है, मान लीजिए पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रही है, तो डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा ये जो रेट्स लिखी है ना, ये रेट्स तो जब एप्लीकेबल होंगी जब डेप्रिसिएशन मिलना होगा। तो कितने रेट से मिलेगा आप ये देख रहे हो। पहले तो बेटा डेप्रिसिएशन मिलना या नहीं मिलना जरूरी है। तो आप मुझे बताइए, अगर मम्मी यूज कर रही है पर्सनल पर्पस के लिए, क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनना बच्चे, यहाँ पर कार को मैं यूज कर रहा हूँ, पता है मैं किस लिए यूज करता हूँ? मान लीजिए मैं एपीटी आने जाने के लिए कार को यूज करता हूँ, और मेरा एक ऑफिस है, वहां आने जाने के लिए कार को यूज करता हूँ। मतलब मुझे बताइए कार का यूज कहाँ हो रहा है बेटा? ये पर्सनल पर्पस थोड़ी है। आप मुझे बताइए, क्या मैं पर्सनल पर्पस के लिए इधर आता हूँ? नहीं। इससे ज्यादा क्या ऑफिशियल पर्पस होगा यार? एक तो आपको पढ़ाने आता हूँ और आपको पर्सनल पर्पस लग रहा है। इधर बेटा एपीटी आ रहा हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ, दिस इज माय बिजनेस पर्पस। आप समझना मेरी बात, अगर मैं कार को बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड यूज कर रहा हूँ तो 15%। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, कल को मेरी प्रैक्टिस फेल हो गई, मैंने पता है टैक्सी का बिजनेस खोल लिया उसी कार को लेकर, तो ध्यान से सुनिए कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, 30%। नॉर्मली आ रहा था जा रहा था, खुद आ रहा था जा रहा था, मेरे क्लाइंट को लेकर आ रहा था जा रहा था 15%।
कल को मैं टैक्सी चलाने लगा तो कितना परसेंट? 30%। क्लियर है आपको मेरी बात? अरे नालायक को इधर ध्यान से सुन लो, अभी केस बता रहा हूं मैं आपको अलग अलग। बेटा ये केसेस में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अभी ऑब्जर्व करा था बच्चे गलत आंसर करते हैं सब चीजों को। मम्मी यूज कर रही है पर्सनल पर्पस 0%, अगर मैं आने जाने के लिए यूज कर रहा हूं, या फिर मैं 15%, अगर बेटा मैं आने जाने के दूसरों को लाने ले जाने के लिए यूज कर रहा हूं मतलब टैक्सी बिजनेस में तो 30%। ध्यान से सुनिएगा, एक कार है जिसके थ्रू पता है मैं डिलीवरी कर रहा हूं, मतलब मैं सामान डिलीवर करके दे रहा हूं और उस सामान को डिलीवर करने में उस कार को यूज कर रहा हूं, कितना परसेंट? हाँ हाँ बताओ, एक सेकेंड, 15 या 30? 15 या 30? 15 या 30? ध्यान से सुनना बेटा, टैक्सी बिजनेस थोड़ी कर रहे हो आप, आपके खुद के बिजनेस में आप डिलीवर कर रहे हो 15%। आप समझना बेटा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे मत जाओ। मैं तो आपको क्या बोल रहा हूं, आप बेटा ध्यान से बस एक ही बिजनेस है जिस केस में आपको 30% मिलेगा, दैट इज टैक्सी बिजनेस। अगर आप हायरिंग वगैरह में मतलब बेटा टैक्सी बिजनेस से आप ये समझ लेना कि ट्रक के केस में वो टैक्सी नहीं होती। अगर बेटा आप है ना हायरिंग पे यूज कर रहे हो, हायरिंग एंड लीजिंग, तो 30% नॉर्मल यूज कर रहे हो तो 15% अब नॉर्मल यूज में, चाहे आप आने जाने में यूज करो, चाहे आप सामान डिलीवर करने में यूज करो, कैसे भी यूज करो। आप समझ रहे हो मेरी बात? किस किस को बात क्लियर है? एक बार हाथ उठा के कंफर्म करते हैं मुझे। क्लियर है आप लोगों को? तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं अपनी कार को डिलीवरी के लिए यूज कर रहा हूं तो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना ही रहेगा? 15%, क्योंकि बेटा 30% का रेट इज ओनली फॉर टैक्स हायरिंग लीजिंग वाले बिजनेस, मतलब ट्रांसपोर्टर वाले बिजनेस को कितना मिलेगा? 30%। अरे यही पता है, इसी की जगह बेटा वर्मा ट्रेवल्स की कार होती तो पता है उसको कितना मिलता? 30%। आप समझ गए मेरी बात? वर्मा ट्रेवल्स होता तो कितना मिलता? 30%। मैसेज मार्जिन कंपनी है तो कितना मिलेगा? 15%। ये है बेटा वर्मा ट्रेवल और ये है आस्था। कार किसने किराए पे ली होगी? बेटा ये है वर्मा ट्रेवल, ये है आस्था, और कार मैं आपके लिए बना लेता हूं। ड्राइवर जरूर चाहिए आपको, है ना? एक सेकंड बेटा, वो कुछ सुनना मेरी बात ध्यान से, बच्चे सब लोग ध्यान से सुन लो। वो एक केस मुझसे पूछना चाह रही है, आंसर आपको करना है क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? केस वो करेगी जो बोल रही है, मैं इधर बना रहा हूं, आप आंसर कर दीजिए। हाँ बेटा, आपने कार ले ली, ठीक है, आप इनको क्या पे कर रहे हो? रेंट। यही केस पूछ रहे हो। अब आप क्या पूछना चाह रहे हो इसमें? वर्मा ट्रेवल की बात कर रहे हो आप? 30%। लीजिंग एंड हायरिंग बिजनेस यही बोलते हैं ना। कितना मिलेगा बेटा? 30%। शी इज आस्किंग कि सर वर्मा ट्रेवल को कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? 30%। मुझे ऐसा लग रहा था आस्था पूछने वाली है कि मुझे कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो आस्था को डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि शी इज नॉट ऑनर ऑफ दैट असेट। सबको क्लियर है ये बात? चलिए बैठ जाइए। इसके बाद बेटा, इसके बाद आप सब लोग फोकस करना अच्छे से, क्योंकि आप काम की चीज पढ़ेंगे अपन। काम की चीज तो अभी भी पढ़ रहे थे, लेकिन आप ज्यादा काम की चीज पढ़ेंगे। सब लोग का ध्यान है अच्छे से। इतनी ही 2-4-5 मिनट की चीजें, बस लास्ट कंसेप्ट है, इसको पढ़ा के मैं खत्म कर रहा हूँ। कल रिवाइज करवाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको पैनिक करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ है तो मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अपन पढ़ने वाले यार मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, सब लोग फोकस करेंगे इधर अच्छे से, इधर देखेंगे बेटा, सब लोग इधर फोकस करना है यार बच्चे, सब लोग प्लीज यार, प्लीज इधर देखिए ध्यान से। अपन पढ़ने वाले यार मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक सेकंड बिलाल, अकाउंट्स में कौन कौन से मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ के रखे तूने? बेटा ध्यान से सुनना, इधर सुन ले, पहले बोलने से पहले सोच लेना, मैं पूछ रहा हूं पढ़ के रखे हैं तूने, कौन कौन से मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ के रखे हैं बता। एसएलएम, डब्ल्यूडीबी, अबे उसको तो बताने दे। मशीन आर मेथड, ओके, और कौन सा? प्रोडक्शन आर मेथड, ओके, और सब फर्जी है यार ये। अच्छा एक वो यूनिट मेथड भी तो होता है, यूनिट। और क्या होते हैं यार? सम ऑफ डिजिट्स मेथड। अरे इतना भी याद है मतलब? डिप्लेशन। अबे इतने मेथड मत बताओ, मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा। रुक जाओ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। सब ये पढ़े थे अपन ने बहुत सारे मेथड्स। बेटा इनकम टैक्स ने बोला भाड़ में जाओ।
नहीं ध्यान से सुनिए, अभी मैं वो तो बताने वाला हूँ आपको। इनकम टैक्स में बेटा दो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, सब लोग प्लीज फोकस के साथ सुनिए, बहुत काम का पोर्शन अभी स्टार्ट हो चुका है। और अब ऐसे भी कुछ चीज नहीं होगी जो बोरिंग होगी, वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था तो हो गया, वो तो निपट गए अपन उससे। इधर ध्यान से सुनिएगा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा दो टाइप के मेथड होंगे, ध्यान दीजिए कौन कौन से मेथड है। अच्छा ये क्यों बता रहा हूँ, एक सेकंड। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में बेटा दो टाइप के मेथड है, डब्ल्यूडीबी और एसएलएम। एक सेकंड, 100 रुपए का असेट था बच्चे, ध्यान से सुन लेना सब लोग। 100 रुपए कॉस्ट थी, हर साल का असेट 10 ईयर है, 10 ईयर्स। रुक जाओ, मैं जगह बचाने के चक्कर में कुछ भी हो जाता है साला। कॉस्ट थी 100 रुपए, और बेटा डेप्रिसिएशन ईयर 1 का है 10, डेप्रिसिएशन ईयर 2 का भी है 10। कौन सा मेथड सर? अगर हम इसको ग्राफ पे अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसी कुछ लाइन बन जाती है। अरे ये सुनो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्राफ पे जब आप इसको प्लॉट करते हो तो कैसी लाइन बन जाती है? स्ट्रेट। वी कॉल्ड इट स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकेंड चीज, एक और मेथड होता है बेटा जहां पर कॉस्ट आपकी 100 है, डेप्रिसिएशन पहले साल का मान लीजिए 10 है, लेकिन दूसरे साल का है 9, तीसरे साल का है 8.1, चौथे साल का है 7.2। कौन सा मेथड है बच्चे? WDB मेथड। सो दिस इज WDB मेथड। अच्छा WDB मेथड पे जब आप इसको ऐसे अगर अपन करेंगे तो पहले साल ज्यादा रहेगा, अगले साल कम होता जाएगा क्या? क्या ऐसा कुछ बनने वाला है? अरे ये सो नो। अब बच्चे ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स में दो ही मेथड है बस, WDB और SLM। कितने मेथड हैं? आपको आता है मेथड, आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन ये मत समझ लेना कि आपको कैलकुलेट करना आता है बेटा। मेथड का नाम आपको ऑलरेडी आता है, WDB मेथड और SLM मेथड। सब लोग फोकस के साथ सुनिए अच्छे से। इनकम टैक्स का अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी चीज आपको मैच नहीं करने वाली है, सब अपोजिट जाने वाली है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यार दो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, कौन कौन से यार? WDB और SLM। अब बच्चे सब लोग एक चीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना, आपको पता है WDB मेथड ही एक मेथड है। मैं आपको भले ही बता रहा हूं कि दो मेथड है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा मैं अभी गलत बोल रहा हूं, देखना कल की क्लास में मैं आपको प्रूव करूंगा। दो मेथड WDB और SLM अभी के लिए मैंने बोला, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा एक ही मेथड है जो कि आपके काम का है, वो है WDB। कल अपन बात करेंगे इस पे। आज तो आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि कितने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, दो, WDB और SLM। कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, कल वाली नेक्स्ट वाली क्लास में। अभी किसकी क्लास है आपकी? चलिए अभी मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूं, यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।